हेलो दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि मैंने कहा था आपको इतिहास लेकर एक सेपरेट क्लास लेके आऊंगा, लेकिन अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं पीडीएफ पे नहीं जाऊंगा। पीडीएफ पीपीटी सब बन रखी है, बट इस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं कैसे आपको रिवीजन करा रहा हूँ? लिख लिख के करा रहा हूँ, है कि नहीं? तो सारा बना के रखा है, बट अपना काम नहीं है इस पे जाना। अपना काम क्या है? हाथ से लिखो, रिवाइज करो। हाथ से लिखो और रिवाइज करो। क्यों? क्यों भाई? लास्ट रिवीजन है। आपको यहाँ से पीपीटी से पढ़ाऊंगा, 1-2 घंटे खाऊंगा आपका। पीपीटी से पढ़ाऊंगा, 1-2 घंटे आपको खाऊंगा, फिर आप जाकर अलग से माथा पच्ची करो, तो वो टाइम नहीं है आपका। 2-2.5 दिन बाद आपका एग्जाम है कि नहीं? तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतिहास लेखन करने जा रहा हूँ, सेशन इतिहास लेखन। और आधुनिक भारत बचा हुआ पार्ट भी इसी के लास्ट में कर दूंगा। जो आधुनिक भारत का बचा हुआ पार्ट था वो भी इसके सेशन के लास्ट में आपको मिलेगा, ठीक है ना? कल आधुनिक भारत का थोड़ा सा बचा रह गया था पार्ट ना, मुख्य पार्ट, वो आपको इसके सेशन के लास्ट में मिलेगा। तो आज इतिहास लेखन, इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन। सबसे पहले आते हैं इतिहास के मार्क्सवादी दर्शन पे, ठीक है ना? तरीका वही है अपना कि आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास को सुनना है। आपको क्लास को क्या और से सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है, स्क्रीन पे देखना है। चाहो तो पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीन को सिर्फ देखोगे और सुनोगे। यदि आवाज में कोई दिक्कत हो, आप एयरफोन लगाओ, कुछ भी करो, आवाज को एडजस्ट करो। आपको आवाज आ रही होगी, फटी आ रही होगी, मधुर आ रही होगी, कर्कश आ रही होगी, जो आ रही होगी आने दो। आपकी मजबूरी है एग्जाम की, और मेरी जिम्मेदारी एग्जाम के लिए कराना, है कि नहीं? तुम दोनों की मजबूरी यहाँ पे हो। तो इतिहास का मार्क्सवादी लेंगे। सबसे पहले हम क्या मार्क्सवादी दर्शन पे आते हैं। मार्क्सवादी दर्शन पे आते हैं। इसको एक हिसाब से वैज्ञानिक भौतिकवादी बोलते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन भी बोलते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? ठीक। किसने? कार्ल मार्क्स। भाई शुरुआत कहाँ से होती है? कार्ल मार्क्स से होती है। अब इसका इंट्रो क्या, जन्म क्या, मर आपसे मतलब नहीं है, तब भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, मृत्यु 1883 में हुई थी। यहूदी परिवार में जन्म हुआ था इसका। यहूदी परिवार में, एक सेकंड भाई, क्या आवाज आ रही? कुछ साउंड तो नहीं आ रहा बाजू को? एक चेक कर लूँ मैं। ठीक है। इन भाई साहब का यहूदी परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में जाके क्या, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। क्या? ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इन्होंने जैना विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। इनके शोध का विषय डेमोक्रेटिक एंड एपिक्यूरस का प्राकृतिक दर्शन था। डेमोक्रेटस के शोध का विषय क्या था? डेमोक्रेटस और एपिक्यूरस के एपिक्यूरस के एपिक्यूरस का प्राकृतिक दर्शन था इनका शोध का विषय। इनकी पुस्तकें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। पुस्तकें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी, और पुस्तकों का भाग क्या था वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखना, पुस्तकों से आपको कुछ न पूछी जाती है। नंबर 1, हॉली फैमिली। हॉली हॉली फैमिली की पुस्तक थी। हॉली फैमिली की पुस्तक थी। हॉली फैमिली की पुस्तक थी। दोनों पुस्तकें अपने मित्र फेडरिक और एंजल की सहायता से लिखी थी। हॉली और फैमिली, ये पुस्तक क्या अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल की सहायता से लिखी थी। जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी, यह पुस्तक भी इनने क्या अपने जो आपका मित्र था ना उसकी सहायता से लिखी थी ना, फ्रेडरिक फेडरिक एंजल्स। ये दोनों पुस्तकें, ठीक है ना? आगे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जी आपकी महत्वपूर्ण, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपकी महत्वपूर्ण है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कब? 1845 में। 1845 में लिखी गई थी। मार्क्सवादी विचारधारा का आधार इसी पुस्तक से निर्मित होता है। क्या? मार्क्सवादी विचारधारा का आधार भी आपका इसी पुस्तक से, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से निर्मित होता है। द दूसरी पुस्तक इनकी एक और है, द क्रिटिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स। द क्रिटिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में क्या किया था? इस पुस्तक ने फ्रेडरिक एंजल्स ने मानव इतिहास के विकास की तुलना डार्विन की विकासवादी सिद्धांत से की थी। तो डार्विन का विकासवादी सिद्धांत नाम याद रखना, पूछा गया है आपसे कि विकासवादी सिद्धांत मानव किसका था? डार्विन का था, ठीक है ना? तो इस पुस्तक की में क्या, मानव इतिहास के विकास की तुलना किससे? मानव इतिहास के विकास की तुलना डार्विन के विकासवाद से की थी, ठीक है ना? जरूरत पड़ने के हिसाब से मनुष्य में अनुकूलताएं आती हैं। ये आपका डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत इन शॉर्ट में ऐसे ही है, ठीक है? आगे दास कैपिटल।
दास कैपिटल। दास कैपिटल, इस पुस्तक के 3 भाग हैं आपके, इस पुस्तक के 3 भाग हैं, जिसका एक प्रकाशन कार्ल मार्क्स का है और दो प्रकाशन किसके हैं, फ्रेडरिक एंजल्स के हैं। कौन कौन से दास कैपिटल के प्रकाशन 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, आपसे पूछा गया सीधा, लिख दिया दास कैपिटल के निम्नलिखित भाग कौन से, पूछेगा आपसे, ठीक है ना, आपको टिक करना पड़ेगा कि निम्नलिखित में कौन सा भाग दास कैपिटल का नहीं है। 3 लिख देगा, आपको एक पता लगाना पड़ेगा कौन कौन सा। वेजेस लेबर, वेजेस लेबर एवं कैपिटल एंड कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, हीगल के विधि दर्शन की आलोचना, हीगल के विधि दर्शन की आलोचना, विधि दर्शन के आलोचना। तो दास पुस्तक किसकी है आपकी, कार्ल मार्क्स की मानी जाती है, और फ्रेडरिक एंजल्स की। यदि पूछा किसकी है तो सीधा कार्ल मार्क्स की है। इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग में पहला भाग किसने लिखा था, वेबेज लेबर एंड कैपिटल, किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। मार्क्स का दर्शन क्या बोलता है, मार्क्सवादी दर्शन क्या बोलते हैं, मार्क्स का दर्शन क्या बोलते हैं, मार्क्स का दर्शन क्या है, क्या है, कार्ल मार्क्स का दर्शन है क्या, तो सुनना है यहाँ पे। द्वंदात्मक भौतिकवाद है क्या, यह द्वंदात्मक भौतिकवाद है अपने आप में, द्वंदात्मक भौतिकवाद है। यह हीगल से लिया गया है। इसमें वाद प्रतिवाद संवाद 3 स्तर होते हैं, एक एक पॉइंट आपको सुनते चलना है बस। अब अभी इसमें नहीं पढ़ना क्या क्या है क्या क्या नहीं, यदि इसमें पढ़ो तो आप माथा पच्ची कर लोगे, ये सिर्फ आपके लिए रिवीजन के लिए है, ठीक है ना। क्या, द्वंदात्मक भौतिकवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद, यह हीगल से क्या, हीगल से लिया गया, हीगल के विधि दर्शन से लिया गया, द्वंदात्मक भौतिकवाद हीगल के विधि दर्शन से लिया गया है, ठीक है ना। इसमें वाद प्रतिवाद संवाद 3 स्तर है, क्या इसमें 3 स्तर कौन से हैं, वाद प्रतिवाद और संवाद, ठीक है ना। पदार्थ भौतिक तत्व, पदार्थ या भौतिक तत्व अथवा आर्थिक कारक मार्क्स के सिद्धांत के मूल आधार है। तो मूल आधार क्या है, मार्क्स के सिद्धांत के मूल आधार क्या क्या है भैया, मूल आधार क्या है, पदार्थ अथवा भौतिक कारक और आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, ये दोनों क्या है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के मूल आधार है, मार्क्स के सिद्धांत के मूल आधार है। विचार प्रत्यय चिंतन हीगल की धुंधात्मक का, अब जी क्या है आपके, देखो जी आपके किसके थे, मार्क्स के, भौतिक पदार्थ और आपका आर्थिक कारक किसके मार्क्स के हैं। भाई हीगल के पूछ लिया जाए, भाई हीगल का द्वंदात्मक सिद्धांत है ना, द्वंदात्मक भौतिकवाद हीगल का है, तो इसके 3 मूल आधार क्या क्या है, इसके क्या है, विचार, विचार प्रत्यय और चिंतन, ये हीगल का द्वंद्ववाद है, ठीक है ना, ये हीगल का द्वंद्ववाद है। बट यहाँ पे मूलाधार आपको मार्क्स के हम लोग पढ़ा, तो मार्क्स के मूलाधार क्या है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक पढ़ेंगे आप लोग, अभी समझ में आया कैसे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मार्क्स लिखता है कि मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को सिर के बल खड़ा पाया और उसको सीधा किया, उसके सीधा किया। भाई विचार प्रत्यय चिंतन किसका माइंड है, सिर का काम है कि नहीं, बट वास्तविकता में आर्थिक कारक देखो, आप समाज में जो काम करो उनके लिए आर्थिक कारक की जरूरत होती है। भौतिक तत्वों पर, संसाधनों पर नियंत्रण होता है, भौतिक मतलब यहाँ पे संसाधन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो भौतिकवाद है क्या इनका, भौतिकवाद है क्या, द्वंदात्मक भौतिकवाद, भौतिकवाद है क्या इनका, मार्क्स द्वारा, जी किसके द्वारा, मार्क्स द्वारा फायरवेग, फायरवेग के भौतिकवाद से लिया है, फायरवेग से गृहित किया है, लिया है। भौतिक तत्वों का प्रधान स्थान, भौतिक तत्वों का प्रधान स्थान मतलब संसाधनों का प्रधान स्थान, भौतिक तत्वों का प्रधान स्थान इसमें, ठीक है ना। मार्क्स भौतिक तत्व, मार्क्स के भौतिक तत्व और आर्थिक तत्व, मार्क्स क्या भौतिक तत्व और आर्थिक तत्व मानते हैं कि नहीं अपने मार्क्स के सिद्धांत में, मार्क्स आधार किसको मानते हैं, भौतिक तत्वों को और आर्थिक तत्वों को। यहाँ पे भौतिकवाद कहाँ से, फायरवेज से लिया हुआ इन्होंने, फायरवेज मॉडल से लिया है, जिसमें भौतिक तत्वों की प्रधानता है, ठीक है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद को दार्शनिक आधार माना, व्यवहारिक रूप से द्वंदात्मक ऐतिहासिकवाद, ठीक है ना। अभी आपकी काम की चीजें नहीं आ रही है, अभी आपको बस शब्द आप सुन लो, अभी आपको समझ में कैसे पेपर में आता है, कैसे सॉल्व करोगे। आप यहाँ से पढ़ के जाओगे ना, आपको अपने आप पेपर में क्वेश्चन दिखेगा। अब यहाँ पे ऐसा होता है, तो पहले आपके लिए पीवाई की जैसे मैंने कराए थे, उसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान से फोकस कराई होती, वहां पे अधिकांश सेंटेंस वाले आते हैं, जो कि हम लास्ट में देखेंगे, जो कि हम लोग लास्ट में देखेंगे।
अभी आप इसे जोड़ रहे हो कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। एक दो क्वेश्चन मिल आपको, एक इनसे आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। जो आपके ऐतिहासिक भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक, इनसे आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, अभी आप देखोगे क्वेश्चन ना, याद करो पीवाईक्यू में कैसे पूछे गए। ये बहुत कि भाई मार्क्स के मूलाधार क्या है, मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद कहाँ से लिया हुआ है, किससे ग्रहण किया है, मार्क्स के विचारों पर किसका प्रभाव पड़ता है, हीगल की आलोचनात्मक विचार पड़ता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं। ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दार्शनिक आधार क्या, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दार्शनिक आधार है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दार्शनिक आधार है। व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक रूप द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकवाद, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकवाद, ठीक है ना। ठीक, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दार्शनिक आधार है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दार्शनिक आधार क्या है, व्यवहारिक रूप द्वंद्वात्मक। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं क्या, अब ये आपका महत्वपूर्ण है। मैंने बोला कि जो आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सब सुन रहे हो, उनकी विशेषताएं क्या है, ये आपका यहाँ से प्रश्न आएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा। अब क्या आएगा सुनना, यहाँ से क्या आएगा। नंबर एक, प्रकृति के सभी तत्व गतिशील है और एक दूसरे से जुड़े हैं। मार्क्स क्या बोलते भैया, मार्क्स का द्वंद्व क्या है, प्रकृति के सभी तत्व क्या गतिशील है, गतिशील है और एक दूसरे से जुड़े हैं। द्वंद्व है कि नहीं है, सभी तत्व गतिशील एक दूसरे से जुड़े हैं। विकास का आधार ही द्वंद्व है, क्या बोलते हैं, विकास का आधार ही द्वंद्व बताते हैं। विकास का आधार, ये लाइन पूछी गई है, विकास का आधार द्वंद्व, ये लाइन पूछी गई है आपसे, ये लाइन पूछी गई है आपसे, पीवाई की ध्यान करो जल्दी। विकास का आधार द्वंद्व, एक कथन सही है कि नहीं, मार्क्स का कथन है, ठीक है ना। ठीक, सभी तत्व परिवर्तनशील है, इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। सभी तत्व क्या आपके परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, इनमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है। आप कुछ भी देख लो, चाहे मशीन देख लो, चाहे इंसान देख लो, चाहे आप पृथ्वी देख लो, चाहे आसमान देख लो, जल देख, कुछ भी देख लो। प्रत्येक समाज में व्यक्ति का अधिक घूम फिर का संघर्ष पे जा रहा है। तो प्रत्येक समाज में, प्रत्येक समाज व्यक्ति में संघर्ष होता है, प्रत्येक समाज में और व्यक्ति में क्या होता है, संघर्ष होता है, संघर्ष होता है, जिसमें प्रारंभिक तत्व पूर्णता समाप्त, जिसमें जिसमें प्रारंभिक तत्व पूर्णता समाप्त होता है, मतलब बदलाव जरूर होता है उसमें, जिसमें प्रारंभिक तत्व जो आरंभ में है वह तत्व पूर्णता समाप्त होता है, ठीक ना। जो पूर्णता शब्द यहाँ पे हाई लेके मत जाना, इस सेंटेंस को ध्यान रखना कि प्रारंभिक तत्व पूर्णता समाप्त होता है। यदि धोखे से लिखा जाए तो इसको आप एक्सट्रीम समझ के गलत मत कर देना कि एक्सट्रीम में गलत हो जाए, पूर्णता लिखा है, नहीं। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक समाज में और व्यक्ति में संघर्ष होता है, जिसमें प्रारंभिक तत्व पूर्णता समाप्त, मतलब जो शुरुआत में स्थिति थी, जैसे हम लोग ए और बी पर्सन लड़ने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई सामान्य स्थिति होगी तो भले ही कोई भी जीत जाए, लेकिन पहले की स्थिति समाप्त हो जाएगी, बदल जाएगी, है कि नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल क्या मानते हैं, हीगल मानते हैं, हीगल, हीगल से लिया ना मार्क्स में, तो हीगल को भी पढ़ेंगे। हीगल विश्वात्मा, विश्वात्मा और आध्यात्मिकता को मानते हैं। विश्वात्मा, सार्वभौमिक आत्मा के कारण क्या है, अध्यात्म है। विश्वात्मा और अध्यात्म को मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, ठीक है। अध्यात्म को विश्वात्मा से जोड़ते हैं, मतलब एक सार्वभौमिक आत्मा है जिसके कारण आध्यात्मिक जीवन है, मतलब भगवान की बात करते हैं, कोई शक्ति की बात करते हैं। तो मार्क्स यहाँ पे आते हैं, मार्क्स बोलते हैं नहीं भैया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कारण क्या है भैया, भौतिकवाद के कारण क्या है, द्वंद्वात्मक आर्थिक कारक और भौतिक तत्व, आर्थिक तत्व और भौतिक तत्व, ठीक है ना, संसाधन और रुपया। मार्क्स के भौतिक तत्व में क्या आता है, अब मार्क्स के भौतिक तत्व में क्या आता है, जो मार्क्स है इनके भौतिक तत्व में क्या क्या आता है, सुनना, इनके भौतिक तत्व में क्या क्या आएगा, जो मैं संसाधनों की बात कर रहा हूँ वही चीजें, जैसे भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, भूमि, द्वितीयक तत्व, भूमि द्वितीयक तत्व हो जाएगी आपकी। आर्थिक तत्व में क्या आएंगे, आर्थिक तत्व में इनके क्या क्या आ रहे हैं, तो वही उत्पादन के साधन, भूमि बोला ना, उत्पादन के संसाधन, उत्पादन के साधन, पूंजी, श्रम, साहस, श्रम साहस, ठीक ना, श्रम साधनों के मध्य संबंध, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन विधियां, ये सारी चीजें आपकी आर्थिक कारकों में आती हैं, आर्थिक कारकों में आती हैं। उपरोक्त दोनों तत्व हैं जिनके कारण समाज तीन अवस्थाओं से हो जाता है। दो इतना घुमा फिरा के कहाँ पे है, समाज बोलते हैं कि मार्क्स बोलते हैं कि उपरोक्त ये दोनों ही तत्व हैं, भौतिक और आर्थिक तत्व हैं, जिनके कारण क्या होता है, समाज समाज तीन अवस्थाओं से गुजरता है, तीन
अवस्थाओं से गुजरता है। अब वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण है आपकी, कौन कौन सी है? नंबर 1 दास अवस्था से, दास अवस्था से। नंबर 2 सामंत अवस्था से। नंबर 3 पूंजीवादी अवस्था से, पूंजीवादी अवस्था से। अब हमारे पास रोकड़ा ज्यादा होगा तो हम दास रख लेंगे, है कि नहीं? हमारे पास रोकड़ा ज्यादा होगा बना लेंगे। और पूंजीवादी अवस्था है कि नहीं, तो यही उपर्युक्त दोनों तत्व जिनके कारण क्या होता है, समाज 3 अवस्थाओं से गुजरता है, ठीक है ना। सामाजिक विकास की अवस्थाएं क्या क्या बताई इनने, देखो। सामाजिक विकास की अवस्थाएं, सामाजिक विकास की अवस्थाएं। नंबर 1 आदिम साम्यवादी, आदिम साम्यवादी समाज, आदिम साम्यवादी, आदिम साम्यवादी। आदिम साम्यवादी मतलब क्या? आप थोड़ा आप सही से नहीं लिख रहा हो तो इसको समझिए नहीं, आप सही से टेंशन मत लो, आप सुनते चलना गौर से बस। क्या मैंने क्या बोला? सामाजिक विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले इन्हें क्या लिया, बोला कि आदिम सामाजिक, आदिम साम्यवादी समाज। ये पहली अवस्था है आपके समाज के विकास की। इसमें क्या इतिहास का प्रारंभ होता है, पाषाणिक जीवन होता है, समानता का अभाव होता है, यहाँ पे समानता का अभाव होता है, और वर्ग संघर्ष का अभाव होगा। क्या? इतिहास की प्रारंभिक अवस्था, इतिहास की प्रारंभिक अवस्था, पाषाणिक जीवन, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे समानता का अभाव, समानता का अभाव। समानता कब आएगी? जब असमानता होगी। अब असमानता ही नहीं है यहाँ पे, असमानता नहीं, समानता कैसे होगी? समानता का अभाव, ठीक है ना। इनको थोड़ा समझने में बहुत टाइम लगता है, ये समझो बहुत अच्छे से। और वर्ग संघर्ष का अभाव, यहाँ पे वर्ग संघर्ष का अभाव रहता है, ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था। दूसरी अवस्था आती है दासवादी अवस्था, दासवादी अवस्था, दासवादी अवस्था। यह भौतिक परिवर्तन का दौर होता है। यह इसमें क्या होता है कि यह भौतिक परिवर्तन का दौर होता है, इनके भौतिक परिवर्तन का दौर होता है, भौतिक परिवर्तन का दौर होता है, ठीक है ना। धातु औजारों का उपयोग प्रारंभ होता है यहाँ पे क्या, धातु औजारों का उपयोग प्रारंभ होता है। कृषि का उत्पादन होता है, कृषि का उत्पादन होता है। स्वामी वर्ग का उदय होता है, स्वामी वर्ग का उदय होता है। कृषक वर्ग, कृषक वर्ग, कृषक वर्ग स्वामी वर्ग के अधीन आता है। कृषक वर्ग स्वामी वर्ग के अधीन आ जाता है, स्वामी वर्ग के अधीन आता है। स्वामी और दास विभक्त हो जाते हैं, स्वामी और दास में विभक्ता आ जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर आती सामंती अवस्था, तीसरी अवस्था आती समाज के विकास की, सामंती अवस्था, सामंती अवस्था। तीसरी अवस्था आती है आपकी समाज की सामंती अवस्था। इसमें क्या होता है, राजा या शासक का उदय होता है, राजा या शासक का उदय होता है। भूमि का मालिक राजा होता है यहाँ पे, भूमि का मालिक, भूमि का मालिक राजा होता है, भूमि का मालिक राजा होता है। भूमि विभाजन सामंतों के मध्य होता है, भूमि विभाजन सामंतों के मध्य होता है, भूमि विभाजन सामंतों के मध्य होता है। सामंत राजा हेतु कार्य करते हैं, राजा हेतु कार्य करते हैं, राजा हेतु कार्य करने वाला होता है। और किसान, किसान, अब किसान किसके, किसान कृषक सामंत के अधीन आ जाते हैं, कृषक सामंत के अधीन हो जाता है, सामंत के अधीन हो जाता है, कृषक सामंत, क्या कृषक सामंत के अधीन हो जाता है, ठीक है ना, कृषक सामंत के अधीन हो जाता है। अब अंतिम अवस्था आती है, इसके बाद आप अवस्था आती है पूंजीवादी अवस्था। चौथी अवस्था क्या आती है, पूंजीवादी अवस्था, सामाजिक विकास की पूंजीवादी अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, यहाँ पे पूंजीपतियों का उद्योग पर आधिपत्य हो जाता है। इसमें क्या होता है, पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों का उद्योगों पर आधिपत्य होता है, उद्योगों पर आधिपत्य होता है। कृषक, यहाँ पे आप मजदूर, कृषक क्या होते हैं, कृषक आपके मजदूर बन जाते हैं, कृषक आपके मजदूर बन जाते हैं, कृषक आपके मजदूर बन जाते हैं। पूंजीपति और मजदूर के मध्य मत वर्ग संघर्ष होता है, क्या? पूंजीपति, पूंजीपति एवं मजदूर के मध्य क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है।
वर्ग संघर्ष शुरू होता है, पूंजीपति और मजदूर के मध्य वर्ग संघर्ष होता है, और वर्ग संघर्ष से सामाजिक क्रांति, वर्ग संघर्ष से सामाजिक क्रांति, पूंजीपति वर्ग की पराजय, और पूंजीपति वर्ग की पराजय होती है। वर्ग संघर्ष से क्या, सामाजिक क्रांति होती है और पूंजीपति वर्ग की पराजय होती है, ठीक है ना। समाजवाद या साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद, आगे क्या, समाजवाद ऑब्लिक साम्यवाद देखने को मिलेगा। आगे क्या, समाजवाद या साम्यवाद वाली अवस्था देखने को मिलेगी। अब सुनना आप एक बार रखो, फिर से देखो सभी अवस्थाएं। पहले आदिम साम्यवादी अवस्था होती है, दासवादी, इसके 2 पॉइंट मैंने आपको याद कराए थे कि समानता का अभाव और वर्ग संघर्ष का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर दासवादी अवस्था में कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, स्वामी वर्ग कौन होता है, कृषक वर्ग कौन आता है। फिर सामंती अवस्था में कृषक सामंत आ जाते हैं। फिर पूंजीपति अवस्था में पूंजीपतियों का उद्योग पर आधिपत्य हो जाता है, कृषक मजदूर बन जाता है। पूंजीपति और मजदूर वर्ग, अब यहाँ पे क्या, पूंजीपति और मजदूर वर्ग में संघर्ष होता है। किसान संघर्ष नहीं दिखेगा आपको, कृषक संघर्ष नहीं दिखेगा, मतलब बता रहे हैं आप कभी भी देखो तो आपको 2 लोगों में संघर्ष दिख रहा है, 2 लोगों में संघर्ष दिख रहा है, और किस कारणों से, आर्थिक कारणों से और आपके भौतिक कारणों से। वर्ग संघर्ष में सामाजिक क्रांति, वर्ग संघर्ष में सामाजिक क्रांति आती है, और पूंजीपति वर्ग क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। इससे समाजवाद या साम्यवाद का उदय होता है। इससे क्या, समाजवाद या साम्यवाद का उदय होता है। और समाजवाद साम्यवाद कैसे होता है, यहाँ फिर से वर्ग विहीन समाज होती है, वर्ग विहीन समाज होती है, संघर्ष विहीन समाज होती है, संघर्ष विहीन समाज होती है, और शोषण विहीन वर्ग होता है, वर्ग की स्थापना होती है। मतलब वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन, शोषण विहीन वर्ग संघर्ष की स्थापना होती है। ऐसा कौन कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं। आगे यहाँ पे सर्वहारा वर्ग क्या होता है, सर्वहारा मतलब जो सबके लिए काम करता है वो वर्ग क्या होता है, अधिनायक होता है। मतलब आपका श्रमिक वर्ग अधिनायक होता है, ठीक है ना, श्रमिक वर्ग आपके लिए अधिनायक होता है। फिर आगे इतिहास का यहाँ पे अंत होता है, इतिहास का अंत यहाँ पे होता है, और अभिनव समाज और नवीन समाज का जन्म होता है। अभिनव समाज व नवीन समाज का जन्म होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। अब ये वर्ग संघर्ष है क्या, वर्ग संघर्ष है क्या, और कार्ल मार्क्स ने कहां से लिया, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष भी है क्या, और कहां से लिया कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने यह शब्द ऑगस्टन थोड़े से गढ़ किया है। कार्ल मार्क्स ने क्या, कार्ल मार्क्स ने यह शब्द कहां से, ऑगस्टन थोड़े से लिया है, ऑगस्टन थोड़े से ग्रहण किया है। द्वंदात्मक हीगल से लिया था, और आपका भौतिकवाद आपका फर्कसरे से लिया था। यहाँ पे फर्कसरे से, यहाँ पे ऑगस्टन थोड़े से आपसे वर्ग संघर्ष शब्द लिया है, ठीक है। मार्क्स संश्लेषण थे, क्योंकि ठीक, समाज में हमेशा 2 वर्ग आपको देखने मिल रहा है। क्या, वर्ग संघर्ष शब्द हमने कहां से लिया, ऑगस्टन थोड़े से किया है। और बताते हैं कि समाज में क्या, समाज में 2 वर्ग के मध्य संघर्ष होता है। समाज में 2 वर्ग दिखते हैं हमेशा। कौन से वर्ग, अब गौर से कौन से वर्ग, पूरा आपका रिवाइज हो, इन 2 लाइन पूरा रिवाइज होगा आपका। शासक वर्ग, शोषक वर्ग, ठीक है ना। स्वामी स्वामी पूंजीपति वर्ग, ये आपका प्रथम वर्ग हो गया। शासक, शोषक वर्ग, स्वामी, पूंजीपति वर्ग, या स्वामी पूंजीपति वर्ग। और दूसरा वर्ग कौन सा दिखता है आपको, दास ऑब्लिक शोषित ऑब्लिक किसान वर्ग, ये आपको दूसरा वर्ग दिखता है, ठीक ना। हीगल क्या बोलते हैं, राज्य वर्ग संघर्ष में भाग लेता है, राज्य वर्ग संघर्ष में भाग लेता है। वर्ग संघर्ष में 2 वर्गों के मध्य होता है, आधार आर्थिक होता है, ठीक है ना। राज्य, हीगल बोलते हैं कि राज्य वर्ग संघर्ष में भाग लेता है, वर्ग में 2 वर्ग के मध्य होता है, आधार आर्थिक होता है, ठीक है। मूल सिद्धांत, लागत द्वारा प्रदत्त पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के मध्य संघर्ष का कारण है। लागत द्वारा प्रदत्त पूंजीपति, लागत क्या, लागत द्वारा प्रदत्त पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के मध्य संघर्ष का कारण है। मूल सिद्धांत में क्या, वस्तु क्या है, वस्तु लागत द्वारा बनती है, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में संघर्ष का कारण है। लागत मूल और बाजार मूल,
लागत मूल्य क्या है? बाजार मूल्य माइनस सरप्लस मूल्य। अतिरिक्त मूल्य मजदूर को प्राप्त होना चाहिए, जो सरप्लस है वो अतिरिक्त मूल्य मजदूर को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन प्राप्त नहीं होता है। अधिकार किसका रहता है? पूंजीपति वर्ग का रहता है। इसमें क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? युद्ध होता है, संघर्ष होता है। ठीक है ना? ठीक, चलो। तो दो वर्ग आपको दिख गए, वर्ग संघर्ष आप समझे। अब आते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद ये क्या है भैया आपका? वैज्ञानिक समाजवाद, इसके पिता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अभी हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, बट आप पेशेंस से क्लास को सुनते चलो बस। और एग्जाम हॉल में देखना आप क्या काम करके आते हो, एग्जाम हॉल में देखना आप क्या उचक के आते हो। ठीक है ना? पिता कार्ल मार्क्स। मैंने पीपीटी पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं? इसीलिए कि यदि आपका समय ले रहा हो तो एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, भले आप लिखो या ना लिखो, बट आपके माइंड में वो सारी चीजें जाएंगी और आपको मजा आएगा। ठीक है ना? वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कार्ल मार्क्स हैं। समाज में आर्थिक वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? समाज में आर्थिक विषमता। समाज में ये क्या बोलते हैं? समाज में आर्थिक विषमता है। समाज में क्या है? आर्थिक विषमता है। समाज में आर्थिक विषमता है। वेथलर महोदय, वेथर महोदय बोलते हैं यहाँ पे, गुलाब के फूल की कल्पना, मगर इसके लिए भूमि तैयार नहीं। गुलाब के फूल की कल्पना की, मगर इसके लिए भूमि तैयार नहीं। किसका कथन है? वेथर महोदय का। अब इसका मतलब क्या, अभी छोड़ दो। क्या? गुलाब के फूल की कल्पना, लेकिन इसके लिए भूमि तैयार नहीं। वेथर महोदय का कथन था। वॉचमैन यहाँ पे क्या बोलते हैं? वॉचमैन बोलते हैं, एक कथन पूछे जाते हैं, बॉसमैन महोदय बोलते हैं यहाँ पे कि मार्क्स ने समाज को षड्यंत्र के रूप में पाया और आंदोलन के रूप में उतारा। क्या? क्या? मार्क्स ने, बॉसमैन महोदय क्या बोलते हैं कि मार्क्स ने समाज को षड्यंत्र के रूप में उतारा, षड्यंत्र के रूप में पाया और आंदोलन के रूप में उतारा, और आंदोलन के रूप में उतारा, ठीक ना? कार्ल मार्क्स ने आदर्शवाद का खंडन कर व्यवहारिक बात की है। कार्ल मार्क्स ने क्या? कार्ल मार्क्स ने आदर्शवाद का खंडन किया है। कार्ल मार्क्स ने क्या? आदर्शवाद का खंडन किया है और व्यवहारिक की बात की भी, व्यवहार जीवन में जियो। ठीक है ना? ठीक, अन्य बात का थोड़ा करें तो मार्क्स नीतिवाद में विश्वास करते थे। मार्क्स क्या? मार्क्स महोदय आपके क्या? आदर्शवाद का क्या खंडन किया था, ठीक ना? मार्क्स क्या? नीतिवाद में विश्वास करते हैं, नीतिवाद में विश्वास करते हैं। कैसे? यह बोलते हैं कि मनुष्य अपनी आजीविका के कारण ना चाहते हुए भी सामाजिक संबंधों को स्वीकार करता है, चाहे वह स्वामीदास का संबंध ही हो। यह नियत और असंभव है। क्या बोलते हैं? मैं लिख रहा हूँ इस सेंटेंस, क्यों लिखूंगा? क्यों भाई, ये सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या थोड़ी बड़ा है बट लिखूंगा। मनुष्य अपनी, और आप लोग क्या इस सब्जेक्ट से डरते हो, बट मैं बोलो एक बार लिख के छोड़ दो, सब्जेक्ट को कभी गलत नहीं होता। एक बार लिख के बस छोड़ दो, बस लिख के छोड़ दो, फिर आप एक दो बार फिर लिख लो, पढ़ो या ना पढ़ो लिख लो बस। आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते इस सब्जेक्ट से। तो क्या ये बोलते हैं कि मनुष्य अपनी आजीविका के कारण आजीविका के कारण आजीविका के कारण ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी सामाजिक सामाजिक संबंधों को स्वीकारता है, सामाजिक संबंधों को स्वीकारता है, चाहे वह स्वामीदास का ही संबंध क्यों ना हो। यह नियत और असंभावी है। ठीक ना? ठीक ना? ईसाइया तथा बर्लिन ने अपनी पुस्तक ली कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी में। क्या? ये नीतिवाद का सिद्धांत कहाँ मिलेगा आपको सही से? कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी बुक है? ईसाइया और बर्लिन व ईसाइया की बुक है। और ईसाइया की बुक है। यहाँ पे आपको नीतिवाद का सिद्धांत मिलेगा, तो नीतिवाद का सिद्धांत आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में मिलेगा। हीगल, यहाँ पे आप कहते हैं बर्कहार्ट लिखते हैं, बर्कहार्ट महोदय लिखते हैं, आपके क्या लिखते हैं? हार्ट।
मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या को मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। इतिहास यदि विज्ञान है तो श्रेणी विज्ञान की श्रेणी में सबसे घटिया विज्ञान है। ये आपसे पूछा गया कि नहीं, ये सेंटेंस पूछा गया नहीं, बताओ पूछा गया क्या आपसे? क्या क्या सेंटेंस है सुनना। मार्क्स के इतिहास में भौतिक व्याख्या को स्वीकार नहीं किया गया है। मार्क्स के इतिहास में भौतिक व्याख्या को स्वीकार नहीं किया गया है। भौतिक कारक मान बट आर्थिक व्यवस्था की बात की कि अधिक स्थान था, तो क्या मार्क्स के इतिहास में भौतिक व्याख्या को स्वीकार नहीं किया गया। इतिहास की मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। अब जो सेंटेंस पूछा है वो क्या पूछा है? ए सेंटेंस, ए से क्या कि इतिहास यदि विज्ञान है, इतिहास यदि विज्ञान है तो विज्ञान की श्रेणी में सबसे घटिया विज्ञान है, सबसे घटिया विज्ञान है। कौन गए थे? बर्क हार्ट गए। तो ये वाला सेंटेंस आपका पेपर में पूछा गया है, ये वाला सेंटेंस आपके पेपर में पूछा है 2 बार। हीगल क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं दर्शन का कार्य व्याख्या करना है, निर्माण करना नहीं। हीगल क्या बोलते हैं? हीगल का एक सेंटेंस जो पेपर में आता है, दर्शन का कार्य व्याख्या करना है, निर्माण करना नहीं। रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हो ना कि भाई रिसर्च क्या होता है, खोजना क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है कि नहीं? तो वही चीज बोलते हैं। हीगल क्या बोलते हैं कि दर्शन का कार्य व्याख्या करना है, निर्माण करना नहीं। मार्क्स क्या बोलते हैं भैया? मार्क्स बोलते हैं कि दर्शन का कार्य व्याख्या के साथ साथ अन्यायमूलक समाज को समाप्त करना है। मार्क्स क्या बोलते हैं कि दर्शन का कार्य व्याख्या के साथ साथ अन्यायमूलक समाज को समाप्त करना है। अन्यायमूलक समाज को समाप्त करना भी है, ठीक है ना। आर.एम. लोहिया ने कार्ल मार्क्स को प्रकृति में विश्वास का पैगंबर कहा है। आर.एम. लोहिया महोदय ने क्या सुनना, इसी वजह से आर.एम. लोहिया ने क्या कार्ल मार्क्स को प्रकृति में विश्वास का पैगंबर प्रकृति में विश्वास का पैगंबर कहा। किसने? आर.एम. लोहिया ने। हीगल क्या बोलते हैं? हीगल का एक सेंटेंस है, भैया क्या सेंटेंस है? व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, व्यक्ति का जन्म परिस्थितियां करती हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्ति सिचुएशंस का परिस्थितियों का दास होता है, व्यक्ति का जन्म कौन करती है? व्यक्ति का जन्म परिस्थितियां करती हैं, कौन कहता है? ऐसा हीगल कहते हैं। लेकिन ये मार्क्स क्या बोलते हैं भैया? मार्क्स बोलते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, स्वतंत्रता के बिना प्रकृति संभव नहीं है। यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यदि भाई ये बोलते व्यक्ति में परिस्थिति बस होता है, तो गलत बात है भाई। यदि इसी में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्ति हो गई है। तो मार्क्स बोलते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त होती है, स्वतंत्रता के बिना प्रकृति संभव नहीं है। क्या? स्वतंत्रता के बिना क्या आपकी प्रगति संभव नहीं है, कौन बोलते हैं? कार्ल मार्क्स बोलते हैं। अब आते हैं एक टाइनबी महोदय, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। टाइनबी महोदय क्यों महत्वपूर्ण है आपके? क्योंकि महाद्वीपीय इतिहास की धारा को विकसित करते हैं। अभी आप पढ़ोगे, इनकी पुस्तकें आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा,
ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स को यहाँ पे हम छोड़ते हैं, अब बहुत पकड़ लिया इनके लिए। अब आते हैं हम लोग टाइनवी महोदय के पीछे, किसके, टाइनवी। टाइनवी महोदय के पीछे एक कहाँ पे भैया, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। माता कौन थी इनकी, एडिथ टाइनवी, एडिथ टाइनवी माता थी इनकी, एडिथ टाइनवी। पुस्तक क्या थी इनकी, पुस्तक, हो सकता पुस्तक से आप समझ जाओगे, पुस्तक क्या थी, आ स्टोरी फ्रॉम स्कॉटलैंड सिटी, आ स्टोरी फ्रॉम स्कॉटलैंड सिटी हिस्ट्री, आ स्टोरी फ्रॉम स्कॉटलैंड हिस्ट्री। इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा आप समझे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड हिस्ट्री, हिस्ट्री स्कॉटलैंड की, मतलब कि इनके द्वारा प्राचीन यूनान और रोम की संस्कृति का अध्ययन किया गया। प्राचीन यूनान व रोम की संस्कृति का अध्ययन किया गया, ठीक है ना। इन्होंने अध्यापक के रूप में, राजनयिक प्रोफेसर के रूप में और हमें शोधाचार्य के रूप में काम किया इन्होंने, ठीक है ना, जो हमें कुछ काम करनी है। इनकी पुस्तकें काम की, आपकी टॉयनवी महोदय की पुस्तकें जो आपसे पूछी जाती हैं, पुस्तकें, हिस्टोरिकल अप्रोच टू रिलीजन, हिस्टोरिकल अप्रोच टू रिलीजन, हिस्टोरिकल अप्रोच टू रिलीजन, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन ऑन ट्रेल, civilization on trail, survey of international affairs, survey of international affairs, the western question to Greece Turkey, the western question to ग्रीस एंड टर्की। इन पुस्तकों को सुन लेना, पढ़ लेना अच्छे से। वॉर एंड सिविलाइजेशन, वॉर एंड सिविलाइजेशन, ये टाइनवी महोदय की पुस्तकें हैं, जिन्हें आपसे पूछी जाती हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच टू रिलीजन, सिविलाइजेशन ऑन ट्रेल, द सर्वे ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, द वेस्टर्न क्वेश्चन एंड ग्रीस टू टर्की, वॉर एंड सिविलाइजेशन, वॉर एंड सिविलाइजेशन, ए डेमोक्रेसी इन एटॉमिक एज, अ डेमोक्रेसी इन एटॉमिक एज। अब आप समझ लो, इस टाइम पे 19वीं शताब्दी में बात लिख रहे हैं, किसकी, एटॉमिक एज में कैसी डेमोक्रेसी होगी, ठीक है ना, एटॉमिक एज में। और वहां पे अब देखो, अभी परमाणु बम की धमकी देकर इंडिया पाकिस्तान का वॉर रोका गया, तो ऐसे में बुक महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी कि नहीं। द डेमोक्रेसी इन एटॉमिक एज है कि नहीं, ये आपकी महत्वपूर्ण हो जाती। और आपका रूस इसका इसराइल ईरान क्यों हो रहा है, इसी चक्कर में तो हो रहा है, एटॉमिक एनर्जी के चक्कर में। द जर्नी ऑफ चाइना, अ जर्नी ऑफ चाइना, ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट्स, ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट्स, ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट्स, ईस्ट एंड वेस्ट, अ एनर्जी अराउंड द वर्ल्ड, ईस्ट एंड वेस्ट, अ एनर्जी अराउंड द वर्ल्ड, टाइनवी महोदय की है। अ हिस्ट्री ऑफ अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी है, टाइनवी महोदय की है। इतिहास दर्शन का योगदान क्या था, अब देख सुनो, आप यदि इनकी बुक पढ़ो तो आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, दूसरे महाद्वीप से तीसरे महाद्वीप, या पूरे आपके देशों की बात कर रहे हैं, अन्य देशों की बात कर रहे हैं कि नहीं। तो इससे आपको क्या लगता है, इनका इतिहास में योगदान क्या रहा होगा, तो सुनना, इनका इतिहास में योगदान क्या रहा। इन्होंने महाद्वीपवाद की अवधारणा विकसित की। इन्होंने क्या, महाद्वीपवाद की अवधारणा विकसित की। इतिहास में योगदान की बात करें तो क्या इन्होंने महाद्वीपवाद की अवधारणा विकसित की। राष्ट्रीय राज्य की धारणा, राष्ट्रवाद के स्थान पर महाद्वीपीय धारणा आई। क्या, राष्ट्रीय
राज्य की धारणा जो कि राष्ट्रवाद कहलाती है, जो कि राष्ट्रवाद कहलाती है, इसके स्थान पर इन्होंने क्या दिया, महाद्वीपीय धारणा दी, महाद्वीपीय धारणा दी, महाद्वीपीय धारणा दी। इतिहास के आधार पर सभ्यता, इतिहास दर्शन का आधार क्या, सभ्यता को माना। इनने क्या, इतिहास दर्शन का आधार किसको माना, सिविलाइजेशन को, सभ्यता को, का आधार सभ्यता को माना, सभ्यता को माना। और सभ्यता के 5 भाग दिए, इनने क्या, सभ्यता के 5 भाग दिए, सभ्यता के क्या 5 भाग दिए, आपसे पूछे गए हैं। कौन कौन तक, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप जहां आपके ईसाइयत है, जहां आपकी ईसाइयत है। पूर्वी यूरोप जहां आपको वाइजेंटाइन साम्राज्य दिखता है। इस्लाम, भारतीय और सुदूर पूर्व जहाँ चीन वगैरह, चीन जापान आदि सुदूर पूर्व, सुदूर पूर्व की सभ्यताएं, सुदूर पूर्व की सभ्यताएं, सुदूर पूर्व की सभ्यता, मतलब इनने क्या, इनने सभ्यता के 5 भाग दिए, ठीक है ना। आगे कुल 29 सभ्यताओं, इनने क्या, कुल 29 सभ्यताओं, पूछा गया कितनी, कुल 29 सभ्यताओं का वर्णन किया इनने, कुछ कुल 29 सभ्यताओं का वर्णन किया। 26 सभ्यताओं के पतन के, इन्हें क्या, 26, ये पूछे गए सेंटेंस है, प्रॉपर ए टू जेड। इन्होंने 29 सभ्यताओं का वर्णन किया, 26 सभ्यताओं के पतन के कारण भी बताए, पतन के कारण भी इन्हें बताए। 3 सभ्यताओं, भारतीय, यूरोपीय, किसान, इनका इन्होंने क्या, 3 सभ्यताओं, भारतीय, भारतीय मतलब कि धार्मिक सभ्यता थी आपकी, यूरोपीय जो कि किसान सभ्यता, और आपकी यूनानी, यूनानी रस सभ्यता, रस प्रधान कहते हैं, रस प्रधान। इन 3 का इन्हें विस्तृत वर्णन दिया, मतलब इन्होंने क्या, सभ्यता को 5 में डिवाइड किया है, 5 भाग में डिवाइड किया है। इन्होंने 29 सभ्यताओं का अध्ययन किया, 26 सभ्यताओं के पतन का कारण बताया। इनमें से 3 का इन्हें विश्लेषण किया बहुत अच्छे स्तर पर, भारतीय धर्म का, भारतीय सभ्यता का, यूरोपीय सभ्यता का, यूनानी सभ्यता का, और 29 सभ्यताओं को तुलना दे। निष्कर्ष पे कैसे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और बताते हैं चाइनावी महोदय, निष्कर्ष पे पहुंचते बताते हैं कि प्रत्येक सभ्यता का विकास और पतन होता है, इसके लिए जिम्मेदार आध्यात्मिक कारक होता है। क्या, आध्यात्मिक कारक, क्या, प्रत्येक सभ्यता का विकास व पतन होता है, विकास व पतन होता है, और इसका आध्यात्मिक कारक, इसे इसका जिम्मेदार कारक क्या है, इसकी जिम्मेदार आध्यात्मिक कारक होता है। क्या, आध्यात्मिक कारक होता है, आध्यात्मिक कारक होता है। आज देख लो वर्तमान में लगता है पतन की ओर चल रही है, इनके अनुसार वर्तमान समाज पतन की ओर चल रही है, यहाँ पे ज्यादा आध्यात्मिक की ओर हम लोग ऊट पटांग मुड़ रहे हैं, आध्यात्मिक तरफ मुड़ रहे हैं, आध्यात्मिक सही नहीं, गलत आध्यात्मिक तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा, चुनौती एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत, चुनौती एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया इनने, चुनौती एवं प्रतिक्रिया सिद्धांत। राष्ट्र बौद्धिक तत्व, भौतिक उन्नति आदि को स्वीकार नहीं करता। क्या बोलते हैं, राष्ट्र बौद्धिक तत्व, भौतिक उन्नति आदि को स्वीकार नहीं किया, आदि को स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना। फिर समस्त सभ्यताएं आपसी संपर्क, एक और पॉइंट के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि समस्त सभ्यताएं, समस्त सभ्यताएं क्या रहती हैं, आपसी संपर्क में रहती हैं, आपसी संपर्क में रहती हैं। मृत सभ्यता जागृत, सशक्त सभ्यता के संपर्क में आने से जागृत हो जाती है और निष्क्रिय भी हो जाती है। मृत सभ्यता जागृत, मृत सभ्यता जागृत और सशक्त सभ्यता के संपर्क में जागृत तथा निष्क्रिय भी हो सकती है, जागृत भी हो सकती है और निष्क्रिय भी हो सकती है, ठीक है ना, जागृत भी हो सकती है और निष्क्रिय भी हो सकती है। अब यहाँ पे इतिहासकारों ने, सॉरी, टॉयनबी महोदय ने इतिहासकारों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, टॉयनबी महोदय ने इतिहासकारों के लिए कुछ सुझाव दिए। यहाँ से आपके प्रश्न भयंकर बनते हैं कि भाई भाग, यहाँ से भाग, भाग, पहली भाग, भाग, चिपकली लैपटॉप पे आके बैठती है। क्या, टॉयनबी महोदय ने, टॉयनबी महोदय ने, टॉयनबी महोदय द्वारा क्या, इतिहासकारों के लिए कुछ सुझाव दिए गए, कुछ सुझाव दिए गए। आपको पता है, अब यहाँ से प्रश्न आते हैं कि टॉयनबी इतिहास को ऐसा माना, इतिहास को ऐसे परिभाषित किया, इतिहास को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, आते कि नहीं, हाँ या ना जवाब देना। ये आपको याद है, आपने पढ़ा है,
पीवाईक्यू देखे हैं तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या सुझाव देते हैं, टॉयनबी मॉडल सुझाव देते हैं कि इतिहास को एक इकाई माना जाए। इतिहास को क्या, इतिहास को एक इकाई माना जाए, इतिहास को एक इकाई माना जाए, इतिहास को एक इकाई माना जाए। इतिहास एक आभूषण है और इतिहासकार उसका जौहरी है। इतिहास क्या है, एक आभूषण है, इतिहासकार क्या है, उसको जौहरी है। इतिहासकार क्या है, जौहरी है। इतिहासकार क्या है, जौहरी है। इतिहासकारों द्वारा तकनीकी विधि से तथ्यों का संकलन करना चाहिए। इतिहासकारों द्वारा क्या, तकनीकी विधि के माध्यम से, इतिहासकारों को तकनीकी विधि के माध्यम से तथ्यों का संकलन करना चाहिए, तथ्यों का संकलन करना चाहिए, तथ्यों का संकलन करना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम इनका मूल्यांकन करें, यदि हम टाइनोमी का मूल्यांकन करें तो देखते हैं क्या होता है। इनका यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, यह आर्थिक विषमता को दूर करने, धार्मिक समन्वय और संपूर्ण विश्व के एकीकरण का प्रयास करते हैं। क्या, टॉयनबी महोदय क्या, आर्थिक विषमता को दूर करने, आर्थिक विषमता को दूर करने, धार्मिक समन्वय, धार्मिक समन्वय और संपूर्ण विश्व के एकीकरण की बात करते हैं। संपूर्ण विश्व के एकीकरण की बात करते हैं कौन, टॉयनबी महोदय। यहाँ पर रांझे, रोंजे, रोंजे महोदय बोलते हैं कि टॉयनबी इतिहास में नवीन परंपरा स्थापित कर स्वयं को पैगंबर बनाना चाहते थे। रोंजे महोदय क्या बोलते हैं, रोंजे महोदय बोलते हैं कि टॉयनबी, टॉयनबी इतिहास में, इतिहास में नवीन परंपरा स्थापित कर, नवीन परंपरा स्थापित कर स्वयं को, स्वयं को पैगंबर बनाना चाहते थे, स्वयं को पैगंबर बनाना चाहते थे। डेविड थॉमसन क्या बोलते हैं, डेविड थॉमसन बोलते हैं कि टाइनबी देवदूत हैं, टाइनबी क्या है, देवदूत हैं। डेविड थॉमसन के समर्थक तो बोलते हैं टाइनबी देवदूत हैं। एच जी वेल्स और वॉल्टर रेले के समकक्ष हैं। एक कौन, ए एच जी वेल्स, एच जी वेल्स भी इतिहास कर रहे हैं, और आपके वॉल्टर रेले के, वॉल्टर रेले के समकक्ष हैं कौन, डेविड थॉमसन ऐसा बोलते हैं। अन्य प्रभाव की बात करें, 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 अन्य क्या प्रभाव थे। टॉयनबी द्वारा कार्ल मार्क्स के भौतिक तत्वों को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों भाई, ये तो अध्यात्म की बात कर रहे हैं ना, अध्यात्म की बात कर रहे कि नहीं। टॉयनबी ने क्या किया, अन्य प्रभाव में क्या, अन्य प्रभाव देखते हैं। अब सुनना है, थोड़ा सुनना पॉइंट यहाँ से, लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, बड़ी हो जाएगी। सुनना पॉइंट, टॉयनबी द्वारा कार्ल मार्क्स के भौतिक तत्वों को अस्वीकार कर दिया गया, भौतिक तत्वों को अस्वीकार कर दिया गया। उन इतिहासकारों की आलोचना की जिनके अनुसार सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान में भौगोलिक कारकों और जातीय कारक सहायक थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या, उन इतिहासकारों की भी आलोचना की जिनके अनुसार सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में भौगोलिक कारक और जातीय कारक सहायक होते हैं, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक कारक को मानते हैं। राष्ट्रवाद के प्रेरित, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर राज्य प्रभुसत्ता के पक्षधर इतिहासकारों की आलोचना की। इनने क्या किया, इनने जो राष्ट्रवाद से प्रेरित इतिहासकार थे और राज्य प्रभुसत्ता के पक्षधर इतिहासकार थे, उनकी भी आलोचना की। लेकिन इन्होंने विश्व बंधुत्व का समर्थन किया। इन्होंने क्या, विश्व बंधुत्व का समर्थन किया। चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत कहाँ से लिया था इन्होंने, चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत अर्नेस्ट, जो आपसे पूछा जाएगा कि चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसका है, तो टॉयनबी का है। टॉयनबी का पूरा नाम क्या है, अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी, अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी। इनका पूरा नाम क्या है आपका, अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी, टॉयनबी, ठीक है ना। टॉयनबी ने चुनौती और प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया के आधार पर संस्कृति का अध्ययन किया। चुनौतियों की बात करें, समस्या की उत्पत्ति, प्रश्न है सामाजिक समस्या। देखो इन्होंने क्या, टॉयनबी ने क्या किया, चुनौती और प्रतिक्रिया के सिद्धांत का, चुनौती और
प्रतिक्रिया क्या, अपने निष्कर्ष पढ़ा था ऊपर, निष्कर्ष में 3 लाइन पढ़ी थी, उसमें सेकंड लाइन क्या थी कि चुनौती और प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर के आधार पर संस्कृति का अध्ययन किया। चुनौती क्या मानते हैं, चुनौती क्या मानते हैं, समस्या की उत्पत्ति को चुनौती मानते हैं कि समस्या कहाँ से आई, क्यों आई। प्रश्न है, क्या प्रश्न है, कैसे है, सामयिक समस्या क्या है, इन सबको चुनौती मानते हैं। प्रत्युत्तर क्या मानते हैं, ये समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है समस्या। प्रतिक्रिया क्या करती है, समस्या का प्रतिक्रिया करो, आप कुछ आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समस्या का समाधान देती है। प्रश्न है तो उत्तर भी है, बोलते प्रश्न है तो भैया उसका उत्तर भी होगा, और सामायिक समस्या है तो उसका भी समाधान होगा, सामायिक समस्या है तो उसका समाधान भी प्रतिक्रिया के रूप में होगा, ठीक है ना। तो इनका चुनौती प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो गया। टोयनबी चुनौतियों के सफल उत्तर देने की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। टोयनबी क्या करते हैं, चुनौतियों के सफल उत्तर देने की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। सभ्यता का विकास सृजनात्मक व्यक्तियों और वर्गों का कार्य है। सभ्यता का विकास सृजनात्मक व्यक्तियों और वर्गों का कार्य है। इतिहास की महान घटना है, साम्राज्यों का उत्पादन, नवीन अन्वेषण का अध्ययन नहीं अपितु महान धर्मों के उदय और उत्थान का है। सुनना, टोयनबी बोलते हैं, टोयनबी का एक कथन महत्वपूर्ण है कि इतिहास की महान घटना है, इतिहास की महान घटना है साम्राज्यों का उत्पादन और नवीन अन्वेषण का अध्ययन नहीं अपितु महान धर्मों का उदय और उत्थान है। अब आपको याद कैसे रहेंगे चीज, अब सबसे बड़ी बात है याद कैसे रहेंगे, तो आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है बस। आपको क्या समझना है कि कार्ल मार्क्स आर्थिक आधार और आपके भौतिक तत्व की बात करते हैं, और टॉयनबी आपके आध्यात्मिकता की बात करते हैं। आपने इन दो शब्दों को समझ लिया, की पॉइंट पकड़ लिए, साला कैसा भी प्रश्न आ जाए यदि आपने उस सेंटेंस को समझ लिया तो आप आंसर ला सकते हो। अब चलो सर की पॉइंट पढ़ने तो हम इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं, इतनी बकवास इसलिए कर रहे हैं कि आपका माइंड खोल सके, इस तरीके से सोचते थे लोग, तो आपको भी इस तरीके से वहां पे एग्जाम हॉल में सोचना है, ठीक है ना। विश्व एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमता का निराकरण इतिहास की अवधारणा की प्रमुख वृत्तियां हैं। इतिहास की अवधारणा की प्रमुख वृत्तियां क्या, विश्व वैश्विक एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमता का निराकरण, ठीक है ना। अब आते हैं इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति। इतिहास लेखन में आते बर्लिन क्रांति, ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी। इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति, इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतिहास लेखन की क्या, आपकी नई विचारधारा, इतिहास लेखन की बर्लिन बी रैंक विचारधारा, बर्लिन क्रांति, इतिहास लेखन बर्लिन क्रांति। क्या इतिहास लेखन में, इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति, बर्लिन क्रांति किसकी, बी रैंक महोदय, बी रैंक महोदय यहाँ पे आते हैं। बर्लिन क्रांति इतिहास लेखन में बी रैंक महोदय, बी रैंक महोदय। आधुनिक इतिहास के कोलंबस और ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद के जनक कहे जाते हैं। ये क्या, इनको बी रैंक महोदय को क्या, बी रैंक महोदय को क्या, बी रैंक महोदय को आधुनिक इतिहास के कोलंबस और ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। क्या, बी रैंक महोदय को आधुनिक इतिहास लेखन कोलंबस, कोलंबस और ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद का जनक, ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद का जनक, प्रत्यक्षवाद का जनक, ठीक है ना। ऐतिहासिक तथ्यों की प्राप्ति, ये बोलते हैं बीरेंक महोदय क्या बोलते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब ऐतिहासिक स्रोतों को समुचित रूप से संपादित करके शोधकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ऐतिहासिक तथ्यों की प्राप्ति कब तभी संभव हो सकती है जब ऐतिहासिक तथ्यों को समुचित रूप से संपादित करके शोधकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बर्लिन विश्वविद्यालय में इतिहास की शोध की विश्वविद्याओं विधाओं की शिक्षा के लिए राके ने, राके महोदय, रैंक मैंने बी की रैंक लिखी थी, राके पढ़ो इनको, राके गलत लिख दिया ना, राके महोदय, राके ने अनेक संगठनों का आयोजन किया। राके, बी राके, बी राके, सॉरी बी राके महोदय, ठीक ना। राके ने एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, शोध छात्रों को इतिहास गवेषणा की नवीन विधाओं और तकनीक से अवगत कराया। मार्विक लिखते हैं कि इतिहास अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान राके का है। इतिहास अध्ययन को क्या, ऐतिहासिक अध्ययन को सर्वाधिक वैज्ञानिक स्वरूप क्या, इतिहास अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का सर्वाधिक योगदान किसका है, राके का है। आधुनिक इतिहास गवेषणा विद्या के शिलान्यासकर्ता को इस योगदान के लिए सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया।
क्या उपाधि? आधुनिक इतिहास लेखन के विधि बताने वाले, विधिवेत्ता, ठीक है ना, इस उपाधि इनको दी गई, ठीक है ना। याद रखना, आपके राके महोदय, इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति राके महोदय से जुड़ी हुई है। इनको कोलंबस और इतिहास प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और इनका एक मुख्य कथन है जो आपका फेमस है, पेपर में बार बार आया है, कि ऐतिहासिक तथ्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब ऐतिहासिक स्रोतों को समुचित रूप से संपादित करके शोधकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं यूनानी इतिहास, यूनानी रोमन इतिहास लेखन, रोमन इतिहास लेखन। तो मानव इतिहास के पूर्वांकित योजना के अनुसार अग्रसर होता, मानव इतिहास एक पूर्वांकित योजना के अनुसार अग्रसर, ठीक है। हो गया आपका राके का, बर्लिन क्रांति और राके, इनके कुछ कथन मैं आपको बोले, सेंटेंस बनाए रखना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको यूनानी रोमन इतिहास लेखन, यूनानी रोमन इतिहास लेखन की विधा क्या है? यूनानी रोमन इतिहास लेखन, यूनानी रोमन इतिहास लेखन, ये क्या है? सुनना है क्या बोलता है। यूनानी रोमन इतिहास लेखन क्या बोलता है कि मानव इतिहास एक पूर्वांकित योजना है। क्या? मानव इतिहास एक ऐसी पूर्वांकित योजना है, पूर्वांकित मानव इतिहास क्या है? पूर्वांकित योजना है जो पूर्व में लिखी जा चुकी है, ऐसी योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य निश्चित है, इसका लक्ष्य निश्चित है। लक्ष्य प्राप्ति का विकास, लक्ष्य प्राप्ति तक विकास प्रक्रिया में आने वाली अवस्था भी पूर्वांकित, मतलब लक्ष्य यदि आपका निश्चित है तो लक्ष्य प्राप्ति जब प्राप्त करते हैं, आपकी लक्ष्य प्राप्ति तक के विकास की प्रक्रिया में आने वाली अवस्था भी क्या आपकी पूर्वांकित है। इस प्रकार इस अवधारणा के दो प्रमुख तत्व हैं। सुनना, यूनानी रोमन इतिहास लेखन क्या बोलता है, गौर से सुनना। यूनानी रोमन इतिहास लेखन बोलता है कि मानव इतिहास एक पूर्वांकित योजना के अनुसार अग्रसर है, मतलब पहले से सब कुछ लिखा जा चुका है और आपका लक्ष्य भी निश्चित है। इवन आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विकास प्रक्रिया बनाते हो वो अवस्थाएं भी आपकी क्या है? पूर्वांकित हैं। इस प्रकार इस उदाहरण दो मुख्य तत्व दिए हैं। कौन से तत्व दिए? नंबर एक, सुनना, ये आपके दोनों तत्व सेंटेंस पेपर में आए अलग अलग तरीके से, पूछना है यहाँ पे कि मानव समाज निरंतर पतन का इतिहास है। कि मानव समाज क्या है? मानव समाज निरंतर पतन का इतिहास है। मानव समाज अधिकाधिक दुख और नैराश्य की ओर बढ़ रहा है। मानव समाज अधिकाधिक दुख और उदासता की ओर बढ़ रहा है। अंत में इसका विनिष्ट होना प्राय निश्चित है। अंत में इसका विनिष्ट होना प्राय निश्चित है, ठीक है ना। मानव, दूसरा पॉइंट क्या है इनका कि मानव इतिहास आकुशल से कुशल की ओर प्रवर्तमान है। सही अर्थों में विकासशील है, सही अर्थों में विकासशील है। यह निरंतर अत्यधिक न्याय, शुभता और सुख की ओर बढ़ रहा है। क्या? मानव इतिहास आकुशल से कुशल की ओर प्रवर्तमान है, आकुशल से कुशल की ओर प्रवर्तमान है। यह सही अर्थ में विकासशील है। यह निरंतर अत्यधिक न्याय, शुभता और सुख की ओर बढ़ रहा है, जो कि पहले से पूर्वांकित है, ठीक है ना। दो अवधारणाएं, दो तत्व आते हैं इस अवधारणा के, दो प्रमुख तत्व हैं। क्या? पहला तत्व कौन सा आपका? सुनो, कि मानव इतिहास निरंतर पतन का इतिहास है। मानव समाज अधिकतर दुख और उदासीनता की ओर बढ़ रहा है। अंत में इसका विनिष्ट होना क्या है? निश्चित है। तो मानव क्या है? कहने का मतलब क्या है कि मानव क्या है? अभी फिलहाल में दूसरा तत्व बोलते हैं कि मानव आकुशल है और आकुशल से कुशलता की ओर बढ़ रहा है। सही अर्थ में क्या है? मानव विकासशील है, ठीक है ना। यह निरंतर अत्यधिक न्याय, शुभता और सुख की ओर बढ़ रहा है। आप देख ही रहे हो। इस अवधारणा में यूनानी रोमन इतिहास की इस अवधारणा में आपका एशियड का युग चक्र सिद्धांत, योग चक्र सिद्धांत किसका? एशियड महोदय का सिद्धांत। किसका? इसका एशियड महोदय का आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। एशियड महोदय का युग चक्र सिद्धांत आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने 4 युगों की कल्पना की है और नामकरण 4 वस्तु के नाम पे किया। उसने क्या किया? 4 युगों की कल्पना की है। एशियड ने युग चक्र सिद्धांत 4 युगों की कल्पना की है और नामकरण 4 धातुओं के आधार पर किया है। स्वर्ण धातु के आधार पर स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, मानव समाज का स्वर्ण युग। दूसरा रजत युग, तीसरा कांस्य युग और चौथा लोह युग। लोह युग कैसे? स्वर्ण युग क्या बोलता है? स्वर्ण युग, इस युग में क्रोनस का स्वर्ग में शासन था। क्रोनस का स्वर्ग में शासन था। मनुष्य स्वयं देवताओं के साथ काम करते थे। पृथ्वी स्वतः उन्हें सभी श्रेय के वस्तुएं प्रदान करती थी। पृथ्वी स्वयं उन्हें सभी श्रेय का वस्तुएं प्रदान करती थी। इतिहास का दूसरा चक्र रजत चक्र आता है। पूर्ववर्ती युग की अपेक्षा मनुष्य ही नतर अवस्था में पहुंचा। धीरे धीरे वह विनाश की ओर अग्रसर होता जा रहा था। पारंपरिक संघर्ष में व्यस्त रहने के कारण
देवताओं के आराधना के प्रति उदासीन होने लगा। पारस्परिक संघर्ष में व्यस्त रहने के कारण देवताओं की आराधना के लिए क्या उदासीन होने लगा। कांस्य युग मानवतावादी गुणों में उत्तरोत्तर ह्रास इस युग की विशेषता है। मानवतावादी गुणों में उत्तरोत्तर ह्रास इसी युग की विशेषता है। मनुष्य शक्तिशाली था परंतु भाव में सर्वात शून्य था। मानववादी गुण जो आज हमारे पास है ना, कांस्य युग मान लो आज का कांस्य युग के अनुसार कि मानववादी गुणों में उत्तरोत्तर ह्रास इस युग की विशेषता है। मनुष्य शक्तिशाली था परंतु भाव से सर्वथा शून्य। आज देखो मनुष्य कितना भी रुपए वाला है, लेकिन फीलिंग्स बच रही हैं क्या? नहीं बच रही हैं। उसका भवन और अस्त्र शस्त्र कांस्य निर्मित होते हैं, है कि नहीं। पारस्परिक मारकाट कलह और संघर्ष इस युग की विशेषता रही है। फिर लोह युग, इस युग में वीर पुरुष अपने पूर्वजों की तुलना में और अधिक वीर होंगे और न्यायप्रिय होंगे। इस युग में ट्राय और थेवीस के युद्धों में वीर पुरुषों ने भाग लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मानव इतिहास को युग चक्र सिद्धांत से बताया और 4 धातुओं के नाम दिया, स्वर्ण रजत कांस्य लोह। निरंतर आप देखो मनुष्य का ह्रास हो रहा है, निरंतर मनुष्य का ह्रास हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कलिंगुड़ महोदय आते हैं, कलिंगुड़ महोदय, और बोलते हैं कि ठक कटेगी, ठक कटेगी क्या। कलिंगुड़ महोदय आते हैं, कलिंगुड़ से भी आगे प्रश्न पूछे गए। कलिंगुड़ महोदय आते हैं और हेडियस के युग चक्र सिद्धांत की कटु आलोचना करते हैं और इसे अनैतिक इतिहास की अवधारणा देते हैं। इसे क्या, अनैतिहासिक अवधारणा की संज्ञा देते हैं। इसको क्या, ऐतिहासिक अवधारणा की संज्ञा देते हैं। धार्मिक विचारों पर आधारित कथाएं ऐतिहासिक नहीं बल्कि काल्पनिक है। क्या कहते हैं कलिंगुड़ कि धार्मिक विचारों पर आधारित कथाएं ऐतिहासिक नहीं बल्कि काल्पनिक है। यूनानी अवधारणा के अनुसार इतिहास मात्र धर्म पर आधारित था। क्या, यूनानी अवधारणा के अनुसार इतिहास मात्र धर्म पर आधारित कथा नहीं अपितु एक शोध है जिसका जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। इस अवधारणा का स्वरूप नहीं बल्कि मानववादी है। इस अवधारणा का स्वरूप नहीं बल्कि मानवतावादी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने कलिंग को देख लिया, इनके 4 कथन देख लिए, चक्रयुक्त सिद्धांत देख लिया अपन ने, ठीक है ना। यह चक्रयुक्त सिद्धांत कहीं आपके भारत के जैन धर्म से जुड़ता है। जैन धर्म में ऐसा बताया गया है कि एक समय पे आपके एक काल में कल्प वृक्ष होते थे जो मनुष्य को शब्द देते थे। मनुष्य की लालच जितनी बढ़ गई, आलसपंती आ गई, तो आपके कल्प वृक्ष चले गए। तो आपके भगवान आदिनाथ आते हैं, असी मसी किसी इत्यादि जैसी 5 शिक्षाएं देते हैं, ठीक है ना। फिर आप धीमे धीमे वो लोग उपज करते हैं, लेकिन आपसी मनमुटाव हो जाता है। तो रक्त लोहे के लिए इतने युद्ध हुए, इतने युद्ध हुए, फिर मनुष्य के अंदर भावनाएं कम हो जाती है। ये कहेंगे जैन धर्म से जुड़ता है इनका सिद्धांत, ठीक है। इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद। फिर से भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, क्या कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, राजनीतिक पक्ष के स्थान पर सामाजिक आर्थिक पक्ष पर ध्यान दिया। इतिहास के कथात्मक वर्णन लेखन को अस्वीकार कर विवेचनात्मक वर्णन पर बल दिया। इतिहास के कथात्मक वर्णनात्मक लेखन को अस्वीकार किया और विवेचनात्मक लेखन पर बल दिया। मतलब हर एक पॉइंट का, हर एक बात की विवेचन करो। इतिहास के सभी पक्षों का अध्ययन किया, राजनीति, समाज, कला, विचार, अर्थशास्त्र के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन पर बल दिया। मानवीय संस्थाओं की उत्पत्ति की व्याख्या की, मानवीय संस्थाएं क्यों बनी है। आपकी कोई भी संस्था ले लो, कोई धर्म धर्म एक मानवीय संस्था, इसकी उत्पत्ति क्यों, ये बताते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार के समूह में ई थॉमसन, हॉब्सबॉम, क्रिस्टोफर हिल्टक द्वारा इस समूह का गठन किया गया। इस समूह की पत्रिका का नाम पास्ट एंड प्रेजेंट है, ध्यान रखना। जो आपकी मार्क्सवादी समूह है, इसकी पत्रिका का नाम क्या है, पास्ट एंड प्रेजेंट, याद कर लेना, पास्ट एंड प्रेजेंट। अब प्रमुख, भारत में प्रमुख मार्क्सवादी इतिहास लेखन, रोमिला थापर, इनके नाम पढ़ते हैं, रोमिला थापर, रोमिला थापर, रोमिला थापर। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक, इनकी जन्म मनम कहाँ हुआ कोई मतलब नहीं, पुस्तक देखो, पुस्तक क्या है इनकी, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, इनकी बुक का नाम है। इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया इनकी बुक का नाम है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी बुक का नाम है। फ्रॉम लिनियस टू स्टे गंगा घाटी,
फ्रॉम फ्रॉम lineage 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 to state गंगा घाटी। गंगा घाटी किसकी पुस्तक? रोमला थापर की। तो इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रॉम लीनेज टू स्टेट गंगा घाटी किसकी बुक है जी? आपकी रोमला थापर की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य, क्या? अशोका एंड अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्याज, अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्याज किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? रोमला थापर की। एंशियंट हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री किसकी है? क्या? एंशियंट हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री किसकी है? रोमला थापर की। अब आते हैं इरफान हबीब। इरफान हबीब भी साम्यवादी समाजवादी इतिहासकार थे, वैज्ञानिकवादी इतिहासकार थे। इरफान हबीब, इनकी पुस्तकों के नाम क्या भैया? इनकी पुस्तकों के नाम? द कैम्ब्रिज इकोनॉमी ऑफ हिंदी, द कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द कैम्ब्रिज इकोनॉमी, द कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री, इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री, इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री, एन एटलस ऑफ द मुगल्स, एन एटलस ऑफ द मुगल्स, एन एटलस ऑफ द मुगल्स, प्रॉब्लम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, प्रॉब्लम्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, कास्ट एंड मनी इन इंडियन सोसाइटी। ये आपसे 12 पूछेगी, कॉस्ट एंड मनी, कॉस्ट एंड मनी, कॉस्ट एंड मनी इन इंडियन सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी। अब मैं कह रहा हूँ आपको बुक के नाम याद नहीं रहेंगे, बुक के नाम आपको याद नहीं रहेंगे, और एग्जाम हॉल में भी आपको याद नहीं, बहुत डाउट में डालेंगे, बहुत डाउट में, तब भी यहाँ पे करा रहा हूँ। क्यों? यदि आप चाहो तो एक तरीका बता रहा हूँ, इन बुक को लिखते जाओ, और एग्जाम होने की सुबह जाओ एग्जाम सेंटर एक पेज पे लिख के ले जाओ, और जेब में रख के ले जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करिए, पकड़ जाओ, चप्पलें गलेगी वहां पे। आप इनको एक पेज पे लिख के ले जाओ, एक पेज पे लिख के जाओ, और एग्जाम हॉल में जाने के 10 मिनट पहले, घर से निकलने पर, टैक्सी में बैठने पर, बाइक पर बैठने पर कम से कम 5 और 6 बार सुबह से पढ़ना। कैसे याद नहीं होती? क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न तो पक्के आते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आना है तो आपके 4 नंबर यहाँ से बनने हैं आपके, है कि नहीं? यहाँ से आपके 4 नंबर बनने हैं, तो क्यों छोड़ो 4 नंबर? मेरे हिसाब से क्यों 4 नंबर छोड़ो, है कि नहीं? या आप डेली अभी सुबह से 2 दिन आपके पास है, अच्छा रगड़ के सुबह से पढ़ लो। द एग्रीरियन एग्रीरियन सिस्टम इन मुगल। आपको पता, आपसे एक चीज की क्षमा मांगना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपकी ना आज से 10 दिन पहले तक, आपकी मई जून, हाँ आपकी 10 जून तक सारी खत्म होने वाली थी। बट इतनी मेडिकल इशू है ना, फैमिली, पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब रही ना, आप खुद पता है कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहो, कितने दिन तक, लगभग पूरा मई का महीना तो हॉस्पिटल में ही निकाल लिया था मैंने, है कि नहीं? पूरा मई का महीना हॉस्पिटल में, और जून शुरुआत पूरी हॉस्पिटल निकली मेरी, निकली कि नहीं? इसलिए, ठीक ना? अब आ तो आर एस शर्मा, आर एस शर्मा, आर एस शर्मा लगभग पता आपको, लगभग 90 साल से ऊपर जिए, 90 95 साल। 1919 में जन्म हुआ था, और 2011 में अभी जाके मरे हैं भाई साहब। इनकी पुस्तकें, लाइफ ऑन अर्ली सोसाइटी एंड इकोनॉमी, लाइफ ऑन अर्ली सोसाइटी एंड इकोनॉमी, शूद्रास इन इंडियन, शूद्रास इन एंशियंट इंडिया, शूद्रास इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया, मटेरियल, मटेरियल कल्चर एंड
सोशल परफॉर्मेंस इन एंशिएंट इंडिया, सोशल परफॉर्मेंस इन एंशिएंट इंडिया, इंडियन फ्यूडलिज्म, इंडियन फ्यूडलिज्म, इंडियन फ्यूडलिज्म, अर्बन डी के इंडिया जे पूछे गए, अर्बन डी के इन इंडिया, अर्बन डी के इन इंडिया जे पूछे गए आपसे, ठीक है ना। आ जाओ बिपिन चंद्रा पे, बिपिन चंद्रा पे, बिपिन चंद्रा पे, बिपिन चंद्रा पे, द राइस ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनल इंडिया, द rise and growth, the rise and growth of economy, economic nationalism India, communism in modern India, colonialism in modern India, nationalism and colonialism in India, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इनकी एक बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आपको याद रखने का तरीका पता है क्या होता हूँ? विपिन चंद्र आधुनिक भारत के लिए मिलते हैं, आर एस शर्मा आपको आपको प्राचीन काल के लिए मिलते हैं, हिरपान भी आपको मध्यकालीन भारत के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए मिलते हैं, रामलाल थापर आपको सबके लिए मिलते हैं, थोड़ा याद कर लेना, ठीक है ना। और अधिकांश एंशिएंट के लिए ऐसे आपको मिलते हैं, ठीक है ना। आप लोग बुक्स भी पढ़ते हो तो इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से अब आपका यहाँ पे हिस्टोग्राफी खत्म। ले अभी आपको देखो इसमें क्या थोड़ा राष्ट्रवादी इतिहास कर रह गया आपका, क्या इसमें राष्ट्रवादी इतिहास कर रह गया, ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास कर रह गया, ठीक है ना। तो इसमें है क्या, इन शॉर्ट में बता दूं आपको, इन शॉर्ट में प्राचीन इतिहास लेखन में क्या भैया, यहाँ पे जो वर्तमान में इतिहास लेखन होता है वैसे इतिहास नहीं लिखा जाता, धार्मिक क्रियाकलापों पुराणों में लिखा गया है कि नहीं। ठीक, देखो इस पीडीएफ को रीडिंग कर दो आपके लिए, रीडिंग कर दो इस पीडीएफ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत काम की चीज आपके लिए मिल जाएगी। 10 मिनट और लेता हूँ क्लास, 20 मिनट, और इसको रीडिंग कर देता हूँ एक बार इस वाले पीडीएफ को, इसमें बहुत सारी चीज काम की मिलेगी आपकी। तो प्राचीन भारत में इतिहास लेखन, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन ऐतिहासिक वृत्तांत धार्मिक ग्रंथों महाकाव्यों पुराणों शिलालेखों में मिलता है, ठीक है ना। उद्देश्य तारीख और तथ्यात्मक इतिहास नहीं लिखते थे, बल्कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रचार करने का उद्देश्य था। कथात्मक था और काव्यात्मक शैली वक्त था। वेद में देखो, वेद से आपको जन राजा युद्ध नदी यज्ञ आदि का उल्लेख मिलता है। इतिहास का सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष मिलता है आपको, इतिहास का सामाजिक सांस्कृतिक महाकाव्य रामायण महाभारत में सामाजिक राजनीतिक युद्ध परंपरा की जानकारी मिलती है। पुराण आपके 18 है, इसमें वंशावली मिथकी राजा ब्रह्मांड सृष्टि की कहानियां इतिहास और व्याख्यान नीति धर्म का मिश्रण मिलता है। संहिता धर्मशास्त्र समाज संरचना का वर्णन मिलता है। बौद्ध और जैन ग्रंथ त्रिपिटक जातक कथाएं सामाजिक संस्कृति महाजनपद और राजाओं के संदर्भ में जानकारी देती है। राष्ट्ररंगिणी प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ, प्रथम व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कश्मीर के राजाओं का काल्पनिक इतिहास शिलालेख और अभिलेख, अशोक की शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख इत्यादि ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन इतिहास लेखन की उपलब्धियां या विशेष शैलियां, तो इतिहास धर्म मिश्रण, पुराण महाकाव्य में देखो, पुराण महाकाव्य में तो इतिहास धर्म का मिश्रण मिलता है, नैतिकता और धर्म को केंद्र में रखकर इतिहास लिखा जाता है। प्रशस्तियां राजवंशों की स्तुति, तो राष्ट्ररंगिणी देखो तो स्तुति वंशावली मिलती है और समकालीन विवरण मिलता है। और प्रशस्तियां स्त्रीलिंग प्राग प्रशस्ति में राजा की वीरता दान युद्ध की विजय मिलती है। अब विशिष्ट विद्वानों का मूल्यांकन, आरसी मजुमदार क्या बोलते हैं प्राचीन इतिहास लेखन को लिए, डीडी कौशाम्बी और रोमिला थापर। तो आरसी मजुमदार बोलते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन बिखरा हुआ था, फिर भी शिलालेख और महालेख विश्वसनीय है, शिलालेख और महाकाव्य आपके विश्वसनीय है। डीडी कौशाम्बी बोलते हैं कि पौराणिक तथ्यों से युक्त किंतु सामयिक ढांचे उत्पादन प्रणाली के विश्लेषण में उपयोगी थे। क्या पौराणिक तथ्यों से युक्त किंतु सामयिक ढांचे और उत्पादन प्रणाली के विश्लेषण, उत्पादन प्रणाली कैसे प्रोडक्शन हुआ है इसके विश्लेषण में उपयोगी थे, विश्लेषण में उपयोगी था प्राचीन इतिहास लेखन, ठीक है ना। फिर रोमिला थापर बोलते हैं इतिहास और मिथक के बीच अंतर करना आवश्यक है, इतिहास और मिथक के बीच अंतर करना आवश्यक है। राष्ट्ररंगिणी आपकी जो राष्ट्ररंगिणी होती है आपकी राष्ट्ररंगिणी आपकी राष्ट्ररंगिणी है, राष्ट्ररंगिणी क्या है, राष्ट्ररंगिणी ऐतिहासिक दृष्टिकोण की निकटता में। आरती मजूमदार क्या बोलते हैं इसको याद कर लेना, पूछे आते कथन। निष्कर्ष देखें हम लोग तो प्राचीन भारत का इतिहास लेखन मिथक धार्मिक नैतिकता की स्मृति पर आधारित था। इतिहास की आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार सीमित था, लेकिन
संस्कृति, सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। मुस्लिम इतिहासकार, थोड़ा स्पीड में भाग रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये आपके काम का है भी और नहीं भी है। काम का इसलिए बेसिक है, और नहीं है कि यहाँ से पेपर में कम चीजें आएंगी। जो आपका था मैं करा चुका हूँ आपको। मुस्लिम हिस्टोग्राफी, तो मुख्य विशेषता क्या, यहाँ पे दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा हुई। दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा हुई। इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था, राजाओं की महिमा गान, विजय का विवरण और प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन। भाषा अरबी फारसी। धार्मिक राजकीय दृष्टिकोण था। सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष यहाँ पे कम था। धार्मिक राजकीय दृष्टिकोण ज्यादा मिलता है, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रमुख इतिहासकारों की बात की जाए कि आपके प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे। प्रमुख इतिहासकारों की बात की जाए तो आप देखो, प्रमुख इतिहासकारों में आपको कौन कौन मिलेगा। अल तबरी। अल तबरी की तारीख तबरी 9वीं सदी की है। थोड़ा यहाँ पे याद कर लेना। अल तरवी की तारीख तरवी बुक्स पूछी जाती है। अल तरवी की तारीख तरवी 19वीं सदी 9वीं सदी की है। इस्लामिक इतिहास का आरंभिक स्रोत है अरबी में। अल बरूनी की किताबुल हिंद है। भारत की सांस्कृतिक अध्ययन, समाज, जाति, धर्म का निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया गया है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उत्बी उत्बी की तारीख यामनी, इसमें महमूद गजनवी के आक्रमणों की विजय की बात गाथा है। उत्बी की तारीख यामनी। हसन निजामी की ताज उल मासिर। हसन निजामी की ताज उल मासिर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन पर लिखी गई है। हसन निजामी की ताज उल मासिर। अब यहाँ पे स्लो क्यों हो गया, ये बुक्स पूछी जाती हैं आपसे, इसलिए यहाँ पे स्लो हो गया। भाई अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। क्या पहले क्या, इल इतबी इल अल तरवी की बुक का नाम तारीख तबरी। अलवरूनी किताबुल हिंद। उत्बी की तारीख यामनी। इनसे आपका विषय भी पूछा जाता है, किस विषय पे। मिनाज उस सिराज की नासरी, तबकात नासरी। मिनाज उस सिराज की तबकात नासरी गुलाम वंश बलबन रैया सुल्तान के काल की जानकारी देता है। ज़ियादुद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही तुगलक वंश का विस्तृत इतिहास देती है। राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण करती है। अमीर खुसरो की काव्यात्मक शैली में लिखी गई सुल्तानों के कवि खिलजी शासन की सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी देता है। शेख अजुद्दीन की क्या है, तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही शेख अजुद्दीन की, जो कि सैयद वंश की जानकारी देती है। शेख अजुद्दीन की क्या है आपकी, तारीख मुबारक शाही, जो कि आपकी सैयद वंश की जानकारी देती है। अबुल फजल अकबरनामा और आईन अकबरी। अबुल फजल का अकबरनामा और आईन अकबरी अकबर के शासन का व्यवस्थात्मक व सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासन की जानकारी देता है। यदि बात करें तो मुस्लिम इतिहासकारों ने शासन व्यवस्था, युद्ध और शासकों के गुण पर अधिक ध्यान दिया है। सामाजिक इतिहास, महिलाओं की स्थिति, किसान की जीवन कब प्रकट होते हैं। अपवाद अल बरूनी, जिनका दृष्टिकोण गहराई, तुलनात्मकता और सच्चाई से भरपूर था, ठीक है ना। ठीक ठीक है, चलो अब आते हैं अंतिम, आपका आता है ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास। तीसरा आता है ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास लेखन। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास लेखन। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास लेखन, इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन को सभ्यता मूलक मिशन के रूप में प्रस्तुत करना, सिविलाइजेशन मिशन के रूप में प्रस्तुत करना। भारत का अतीत पिछड़ा हुआ था, असभ्यता विवाद देखना, मतलब सभ्यता मूलक कैसे, भैया हमें ही सब कुछ है, ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश आपको सब व्यक्ति बनाने, ऊपर से आदेश दिया है भगवान ने कि अंग्रेज क्या करें, सबको सभ्य बनाए। ऊपर से क्या किया है, भगवान ने आदेश दिया है कि अंग्रेज क्या करें, सबको सभ्य बनाए। ऐसा ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं, ऐसा ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलो आगे। भारत के अतीत को पिछड़ा बताते हैं, असभ्य बताते हैं और विभाजित दिखाते हैं। इतिहास लेखन में ईसाई पश्चिमी श्रेष्ठता और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। भारतीयों की भूमिका को न्यूनतम करके ब्रिटिश हस्तक्षेप को युक्ति संगत ठहराना का मुख्य उद्देश्य था। भारत को धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक रूप से विभाजित किया। अब यहाँ पे बुक जेम्स मिल की बुक होती है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में लिखी। भाई साहब ने भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। भारतीय समाज को अंधविश्वासी, अमानवीय और अविकसित बताया। क्या, भारतीय समाज को अंधविश्वासी, अमानवीय और अविकसित बताया। वहीं आते हैं और प्रथम औपचारिक इतिहासकार माने जाते हैं। अब आते हैं विलियम जोन्स प्राचीन भारत की भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। विलियम जोन्स ने क्या, प्राचीन भारत की भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया विलियम जोन्स। आपको पता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो भारत के पूर्वी ज्ञान को संरक्षित किया, लेकिन ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को इन्हें प्रकट किया। विलियम हंटर द इंडियन मुसलमान, इनकी बुक का नाम, विलियम हंटर की बुक का नाम क्या है, द इंडियन मुसलमान की बुक का नाम है। मुसलमानों को कट्टर प्रतिक्रियावादी बताकर अंग्रेजी शासन की रक्षा को आवश्यकता का स्पष्ट किया।
ठीक है ना। विलियम हंटर की बुक का नाम याद करना, द इंडियन मुसलमान, बुक का नाम है द इंडियन मुसलमान, ठीक है, बुक का नाम है। विंसेंट स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ की पुस्तक का बार बार पूछी गई, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, विंसेंट स्मिथ की। इसमें भारत का इतिहास, सतत आक्रमणों और भारतीय बाहरी नियंत्रण की कहानी होता है। इसमें क्या इन्होंने बताया कि भारत का इतिहास सतत आक्रमणों और भारतीय नियंत्रण की कहानी है, ठीक है ना। इनका उद्देश्य समझ रहे हो, उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य समझो, उद्देश्य क्या था, कुछ समझ में आएगा। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन को सभ्यता मूलक मिशन के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब कि अंग्रेजों को, गोरों को इस रूप में प्रस्तुत करना कि हम ही सभ्य हैं, हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, हम जिस पर शासन करते हैं वो सभ्य बनता है। एडी एबी डायस की बुक का नाम है इंडियन एंड द बेस्ट, भारत की तुलना पश्चिम की श्रेष्ठता को ऐतिहासिक रूप से स्थापित करने का प्रयास। भारत की तुलना में पश्चिम की श्रेष्ठता को ऐतिहासिक रूप से स्थापित करने का प्रयास, किसमें, इंडियन एंड द बेस्ट, एबी डायस की। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ की। द इंडियन मुसलमान, विलियम हंटर की। विलियम जोन्स भाषा वैज्ञानिक थे। और आपके जेम्स मिल आपके हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक लिखते हैं, ठीक है ना। यदि निष्कर्ष देखें, यहाँ पे आलोचना है, आलोचना देखो, औपनिवेशिक दृष्टिकोण की विशेष आलोचना है। भारतीय समाज का विभाजित रूप प्रस्तुत किया, डिवाइड एंड रूल्स के लिए औचित्य बताया इन लोगों ने। स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका को कमतर आंका इन लोगों ने। राजाओं के अत्याचार और शासकों को अक्षम बताया, राजाओं को अत्याचारी और शासकों को अक्षम बताया। ब्रिटिश शासन को भारत का उद्धारक घोषित किया, भारतीय ज्ञान परंपरा की अवहेलना की। औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने इतिहास को राजनीतिक उद्देश्य से लिखा है। यह भारतीय दृष्टिकोण को आत्महीन, निर्मल और अंग्रेज को मोक्षदाता के रूप में दिखाता है, अंग्रेज को मोक्षदाता के रूप में दिखाता है। उत्तर उपनिवेशवादी इतिहासकार एवं राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसकी तीव्र आलोचना की। आते राष्ट्रवादी इतिहासकार, क्या आते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार, जी महत्वपूर्ण है आपका। यह भारतीय गौरव, संस्कृति, स्वतंत्रता संघर्ष और आत्मनिर्भरता को इतिहास के केंद्र में लाना इनका उद्देश्य था। आप सुनना, एक चीज सुनना, आप थोड़ा टाइम खाऊंगा, आपको समझ में आ रहा है। पीडीएफ पढ़ना क्यों बोल लगता है, मुझे पीडीएफ पढ़ के निकाल दिया मैंने, अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं हुआ, है कि नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे आपका लास्ट दिन एग्जाम का, तो अब बस जो मेन था वो आपको बता दिया है। जो यहाँ पे महत्वपूर्ण वो आपको समझाते जा रहा हूँ, समझ लेना, और परेशान मत होना, ठीक है ना। अब जो इतना है पीडीएफ से किए दे रहा हूँ। औपनिवेशिक इतिहास लेखन, औपनिवेशिक इतिहास लेखन प्रतिक्रिया स्वरूप था इनका इतिहास लेखन का। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इनने औपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रतिक्रिया के स्वरूप में अपना इतिहास लिखा, ठीक है ना। भारत को संस्कृतिपूर्ण, प्रगतिशील और संगठित राष्ट्र के रूप में चित्रित करना चाहते थे लोग। स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय एकता को इन्हें समर्थन किया। भारतीय नायकों, आंदोलनकर्ताओं और परंपराओं का मूल्यांकन किया। अब इसमें प्रमुख इतिहासकार आरसी मजूमदार आते हैं, आरसी मजूमदार आते हैं, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दस्तावेजीकरण लिखते हैं। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया, इनकी बुक का नाम क्या है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दस्तावेजीकरण, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, एंशियंट इंडिया। निष्पक्ष दृष्टिकोण और ब्रिटिश शासन के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाते हुए ये अपनी बुक को लिखते हैं। केपी जयंकर ने भारत के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रचार किया, भारत के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रचार किया। ब्राह्मण साहित्य और भारतीय विज्ञान पर कार्य किया। बीसी चट्टोपाध्याय, राष्ट्रवादी और पुनरुत्थानवादी भावना को बढ़ावा दिया। हरप्रसाद शास्त्री, संस्कृत पाली प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या की। बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बताया। भारत को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से जुड़ा, ठीक ना। तो आप हरप्रसाद शास्त्री, अब कुछ नाम से आप याद कर लो। शास्त्री है तो संस्कृत पाली प्राचीन ग्रंथों की बात कर रहे हैं। चट्टोपाध्याय, बीडी चट्टोपाध्याय राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ठीक ना। केपी जयंकर संस्कृति और वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विशेषताएं, भारत को ऐतिहासिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। भारत की सांस्कृतिक एकता और गौरव पर बल दिया। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का पर्दाफाश किया। भारतीय नायकों और आंदोलन का महिमान्वित किया। भारत की स्वतंत्रता को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से स्वाभाविक अधिकार बताया। सीमाएं, कुछ राष्ट्रवादी लेखन आलोचना रहित और भावनात्मक कहे जा सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों पर अतिरिक्त निर्भरता थी। वर्गीय दृष्टिकोण, दलित और आदिवासी दृष्टिकोण की कमी थी यहाँ पे, ठीक है। ठीक, चलो अब आते हम लोग मार्क्सवादी इतिहास लेंगे। अब जब से पढ़ी आ रहे हो मार्क्सवादी, तब से पढ़ते ही आ रहे हो, आ रहे कि नहीं। इसमें मुख्य धारा दलित, किसान, स्त्री, श्रमिक को लाया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। सामंतवाद से पूंजीवाद तक का संक्रमण था, ठीक ना। इतिहास राजा, मार्क्सवादी मानते हैं इतिहास राजा महाराजाओं की गाथा नहीं है, बल्कि
श्रम बल के तबकों की कहानी, श्रमशील तबकों की कहानी है, श्रमशील तबकों की कहानी है। यहाँ पे देखो वही चीज कि भौतिक तत्वों, वर्ग संघर्ष, उत्पादन के साधन, वर्ग संघर्ष होता है उत्पादन के साधन और आर्थिक संरचना के आधार पर इन्होंने इतिहास का विश्लेषण किया है, ठीक है ना। प्रमुख इतिहासकार डी कौशाम्बी, रोमला थापर, इरफान हबीब, आर एस शर्मा, विपिन चंद्रा, तो वही पुस्तकें यहाँ पे लिखी हैं, देखो पढ़ लो वही पुस्तकें। डी कौशाम्बी की पुस्तक का नाम प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता पर ऐतिहासिक बौद्धिकतावाद आधार विश्लेषण किया। तो उन्होंने पौराणिकता में छिपे हुए इतिहास को उजागर किया। क्या? पौराणिकता में छुपे हुए इतिहास को उजागर किया। इतिहास लेखन में सांख्यिकी, जनसंख्या और उत्पादन व्यवस्था पर ध्यान दिया। रोमला थापर मौर्यकाल, अशोक, वर्ण व्यवस्था, समाज के विविध स्तरों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। धार्मिक विश्वास और सामाजिक संघर्षों पर प्रकाश डाला। आर एस शर्मा भारत में प्राचीन सामंतवादी व्यवस्था की अवधारणा को प्रस्तुत किया, ब्राह्मणवादी संरचना की आलोचना की और श्रम वर्ग को केंद्र में रखा। इरफान हबीब ने मुगल काल का आर्थिक इतिहास लिखा है। कृषक, काश्तकार, राजस्व, जमींदार व्यवस्था का विश्लेषण किया। विपिन चंद्रा ने आधुनिक भारत का वर्गीय विश्लेषण किया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बताया और पूंजीवादी जन विरोध, पूंजीवादी जन का विरोध के संदर्भ में। अब आते हैं मुख्य विषय वस्तु। इनकी मुख्य विषय वस्तु: उत्पादन प्रणाली, भूमि व्यवस्था, कर व्यवस्था, जाति वर्ग, सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक अंतर्विरोध, ऐतिहासिक परिवर्तन की भौतिक कारण। आलोचनाओं की बात करें तो कभी की धार्मिक आध्यात्मिक आयामों की, मिथकी स्रोतों की पूरी तरह नकारना, कुछ कुछ विश्लेषकों को अत्यधिक आर्थिक निर्धारण, मतलब कुछ भी चीज हो ना, हर चीज को लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि आपकी शादी हो रही ना, तो उसको सामाजिक संबंध के रूप में नहीं देखेंगे, उसको ही क्या करेंगे, आपके अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से देखेंगे कि शादी हो रही है, पत्नी एक घर से दूसरे घर में जा रही है, तो एक घर का बोझ कम भली हो रहा है, लेकिन दूसरे घर में आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आर्थिक संसाधन उपभोग बढ़ेगा, है कि नहीं। अब जब शादी होती है तो टेंट आता है, ये खर्चा आता है, वो खर्चा आता है कि नहीं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि साल में एक बार मतलब जिंदगी में एक बार शादी करें और बहुत से लोगों को रोजगार दें, है कि नहीं, बहुत से लोगों को रोजगार दें। मतलब इनका अंट संट कुछ भी जो भी होगा, आपका हर चीज में रुपया जोड़ देंगे, हर चीज रुपया जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब आता है अंतिम उपनिवेशवादी एवं दलित इतिहास लेखन। ये आपका महत्वपूर्ण एक नया दृष्टिकोण है, पोस्ट कॉलोनियल और दलित हिस्टोग्राफी। ये आपका नया दृष्टिकोण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप सुनना अच्छे से। मुख्य उद्देश्य क्या है? औपनिवेशवाद और प्राचीन इतिहास दृष्टिकोण की आलोचना। औपनिवेशवाद और प्राचीन इतिहास दृष्टिकोण की आलोचना। इतिहास में स्थानीय आवाजों और स्वदेशी दृष्टिकोण को महत्व दिया। भारत की ऐतिहासिक समझ को भारत केंद्रित बनाया। मुख्य विशेषताएं: पश्चिम द्वारा थोपी गई सभ्यतामूलक मानसिकता को विरोध किया। भाषा, संस्कृति, लिंग, जाति, संस्कृति के वर्चस्व की आलोचना की। भाषा, संस्कृति, लिंग, जाति और संस्कृति के वर्चस्व की आलोचना की। इतिहास लेखन में गुलाम मानसिकता से मुक्ति प्रयास किया, ठीक है ना। प्रमुख इतिहासकार: सुब्रमण्यम, रंजीत गुहा, गायत्री चक्रवर्ती, ठीक ना, ठीक ना। रंजीत गुहा, इसी को सबाल्टर्न इतिहासकार बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या सबाल्टर्नवादी इतिहासकार बोलते हैं। जो आपका औपनिवेशवादी, इसको हम लोग सबाल्टर्नवादी इतिहासकार बोलते हैं, सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी क्वेश्चन आते कि नहीं आते, पेपर में आते कि नहीं, याद है कि नहीं याद है, सब भूल गए हो। सुब्रमण्यम, औपनिवेशिक स्रोतों की आलोचना, स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान पर बल दिया। औपनिवेशिक स्रोतों की आलोचना की, क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान पर बल। रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न यानी आमजन, किसान, आदिवासी स्त्रियां जिन्हें पारंपरिक इतिहास में नजरअंदाज किया, उनके ऊपर इतिहास लेखन किया। गायत्री चक्रवर्ती ने कैन द सबाल्टर्न स्पीक, उपेक्षित वर्गों के ऐतिहासिक चुप्पी का विश्लेषण किया, ठीक है ना। चलो अब आता है दलित इतिहास। अब आता है आपका आपका दलित इतिहास लेखन। भारत के इतिहास में दलितों की भूमिका और दमन के दस्तावेज। ब्राह्मणवादी इतिहास का विरोध किया। इतिहास उन्हीं का क्यों जो शासन करते हैं, इनका मानना था इतिहास भैया उन्हीं का क्यों लिखे जो शासन करते हैं, इतिहास उनका भी तो होना चाहिए जो दलित होते हैं, है कि नहीं। अब समझो इससे कौन जुड़ा होगा। तो मुख्य विशेषता क्या थी? जाति आधारित शोषण, बड़ व्यवस्था की आलोचना, दलित नायकों, आंदोलनों, साहित्य और क्रांतिकारियों की खोज, स्वहितों को स्वर देना। मुख्य इतिहासकार यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। इनकी एक पुस्तक शूद्र कौन थे, जाति का विनाश, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जाति प्रथा की उत्पत्ति और उनका ऐतिहासिक मूल्यांकन किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि और कांचा इलैया। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कांचा इलैया दलित आत्मकथा और सामाजिक संघर्ष का विश्लेषण करते हैं। दलित पैंथर आंदोलन, दलित साहित्य और इतिहास को राजनीतिक रंग देते हैं। उपनिवेशवाद और दलित में क्या अंतर है? ये पश्चिम का विरोध करते हैं और ये ब्राह्मणवादी विरोध करते हैं। औपनिवेशिक केंद्र बिंदु औपनिवेशिक शोषण था,
यहाँ पे जाति आदत अन्याय इनका केंद्र था। उपेक्षित में किसान महिला आदिवासी एक इसको मानते हैं, दलित शूद्र वंचित वर्ग को उपेक्षित मानते हैं। अकादमिक और साहित्यिक संघर्षशील और आत्मकथात्मक विद्रोही, ठीक है ना। ठीक, निष्कर्ष, पोस्ट कॉलोनियल और दलित इतिहास लेखन में परंपरागत इतिहास की सीमा को तोड़ते हुए वंचित वर्गों की आवाज को उठाया। यह दृष्टिकोण इतिहास के लोक केंद्रित न्याय आधारित बना, ठीक है ना। तो हमने इन 6 को भी देख लिया, और पूरा हिस्टोग्राफी में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिनमें से आपके 7 तो आपसे आसानी से बन जाएगा। 3 की गारंटी भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं, 3 आपके मुश्किल है। 2-3 क्वेश्चन इतने गंदे, एक तो बुक्स वाले क्वेश्चन इतने गंदे आते हैं ना कि हर बार नई बुक्स आती हैं। हाँ, अगर आपने पीवाईक्यू किया तो आपकी बुक्स बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां से एक बुक कॉमन आती है, बकायदा 3 नहीं आती हैं। आपको पता है, एक बुक नहीं आती है, एक 3 कॉमन आती, एक कॉमन आती है, 3 नहीं आती है, पता होगा आपको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो एक काम करता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो बचा हुआ भाग है उसको छोड़ता हूँ या करता हूँ, उसको करूंगा नेक्स्ट छोटे सेशन में, क्योंकि इसमें करूंगा बिगड़ जाएगा। इसको हिस्टोग्राफी की पर्सनल अलग से रहने देते हैं। यहाँ भाई इतिहास लेखन की क्लास है क्या, इसको इतिहास लेखन की क्लास रहने देते अपन, ठीक है ना। ये क्या, एक इतिहास लेखन की क्लास है, ठीक है ना, हिस्टोग्राफी की क्लास है आपकी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसको भी देखो, मैंने 25 को ही अपलोड किए दे रहा हूँ, 26 को नहीं, इसको भी 25 को अपलोड किए दे रहा हूँ मैं। तो आपकी आपकी जो बुक मिलेगी, आपकी अंतिम क्लास आपको 26 को मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, एंशियंट हिस्ट्री, वो मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम पार्ट। उसके बाद आपको एक 10 से 15 मिनट का सेशन मिलूंगा 27 तारीख को, मुश्त यदि मिलेगा तो उसमें से आपको इतना बताऊंगा कि आपको पेपर के लिए क्या करना है। यदि आप हमारे साथ इतने टाइम तक जुड़े रहे हो, लास्ट तक जुड़े रहो, तो मेरी जिम्मेदारी आपकी एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी भी आपको बता दूँ। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि आपको एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी बता दूँ, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। लाइक कमेंट शेयर करना इस मेहनत के लिए, ठीक है ना। चलो।